यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता कल्प स्थान का दूसरा अध्याय है स्थावर विश्व विज्ञान और कोटेशन नंबर 3 क्या कहता है सुनना। स्थावर जांगम चैवम द्विविधम विषम उच्यते दशम अधिष्ठानम आद्यम तु द्वितीय षोडशाश। स्थावर और जांगम भेद से विष दो प्रकार के हैं। 10 अधिष्ठानम आद्य, आद्य मतलब पहले, जो पहले वाला है उसके 10 अधिष्ठान है। द्वितीय षोडशमाश, और जो दूसरा है उसके षोडशास्त्र है। अपन जानते हैं स्थावर विष के अधिष्ठान 10, पिछली क्लास में बात हुई थी अपनी, और जांगम विष अधिष्ठान बराबर 16। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार विष 3 प्रकार के करती है। आप नोट डाल के लिखो, चरक सुश्रुत बराबर 2, वाग्वट बराबर 3। विष के भेद, इन्होंने 2 किए योनि के आधार पे किए, स्थावर और जांगम, और इन्होंने 3 कौन से किए, 2 प्लस तीसरा किया इन्होंने कृत्रिम। तो स्थावर जांगम को प्राकृतिक मान सकते हैं, अकृत्रिम मान सकते हैं, और तीसरा कृत्रिम। इस आधार पर ये क्लासिफिकेशन है, अकृत्रिम में स्थावर जांगम और कृत्रिम में गर्विष दूषिविष। ठीक है, इस टेबल में मत जाना, जितना बताए उतने भी ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक टेबल दी हुई है पॉइजन्स की, मॉडर्न जो उसके क्लासिफिकेशन है उसकी। सबसे पहले लिखा कोरोसिव, इरिटेंट, न्यूरोटॉक्सिक। कोरोसिव मतलब जलाने वाले। ये 2 चीजें हैं, एक तो एसिड और एक बेस। बेस मतलब सोडा, जिनकी पीएच मोर देन 7 है। 7 जो पीएच है वो न्यूट्रल है। 7 से कम वाले अम्ल है, एसिड है, और 7 से ज्यादा वाले बेस, क्षार है। तो क्षार और अम्ल जलाते हैं, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर के सब्सटेंसेस है वो इस कोरेसिव में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को 2 में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो जिनमें कार्बन है, इनऑर्गेनिक वो जिनमें कार्बन नहीं है। एल्कलीन नेचर के मतलब जो क्षारीय द्रव्य हैं, जो पॉइजन की तरह काम करते हैं, जलाते हैं, उसमें देखो सोडा मतलब जो दाहक सोडा बोल रहा है, NaOH। अब ये फॉर्मूले गलत है इसके, इन पे ध्यान मत देना। ऐसे पढ़ते हैं अपन केमिस्ट्री। ये पोटास है और ये है अमोनिया। तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस। इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, H2SO4, HCl, HNO3। इनका भी केमिकल फॉर्मूला गलत है। H2SO4 ऐसे होगा, HCl ऐसे होगा, और HNO3 फिर भी ठीक लिखा। फिर ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये आते हैं। अब ये वाला पॉइंट पूरा हुआ। इसमें 2 चीजें थी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड के फर्दर इसने क्लासिफिकेशन कर दिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक, अब आते हैं दूसरा, इरिटेंट्स। इरिटेंट्स की 3 कैटेगरीज है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो एसिड की तरह ही थी। मैकेनिकल, जैसे किसी को कांच जो है, ग्लास, उसका पाउडर खिला दिया और पता ही नहीं चलने दिया, अंदर जाके वो इरोजन कर देगा। किसी को डायमंड डस्ट, तो जो अंदर जाके और अपनी केमिकल नहीं फिजिकल क्वालिटीज की वजह से पॉइजन की तरह काम करे, वो मैकेनिकल या यांत्रिक शोभक होते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करते हैं इरिटेंट्स में। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो
जिनमें कार्बन नहीं है, और इनको फर्दर क्लासिफाइड कर दिया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ऑर्गेनिक को डिवाइड किया वेजिटेबल ओरिजिन में और एनिमल ओरिजिन में, मतलब स्थावर और जांगम में। लेकिन स्थावर के अंदर ये जो मैकेनिकल है और जो इनऑर्गेनिक है वो भी आ जाते हैं। इरिटेंट की 3 मेजर क्लास में से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल में इनऑर्गेनिक में बढ़ते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों। तो मेटेलिक में जितने भी पॉइजनस मेटल है जिनकी पॉइजनिंग होती है, लेड, जिंक, कॉपर, मरकरी, टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी। और ये इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आयुर्वेद की बहुत सारी रस शास्त्र की जो औषधियाँ हैं, रस औषधियाँ हैं, मतलब जिनमें मेटल्स होते हैं, उनके अंदर इनकी उपयोगिता है, इनका मेजर कंपोनेंट होता है उसमें। नॉन मेटेलिक के अंदर फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लिखे हुए। चलिए द लास्ट वन, थर्ड वन, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स। देखो न्यूरोटॉक्सिक जो पॉइजन्स हैं उनकी कैटेगरीज बना दी यहाँ पे। CNS वाला, स्पाइनल वाला, हार्ट पे, लंग्स पे और PNS पे। मस्तिष्क प्रभावक, सुषुम्ना प्रभावक, हृदय प्रभावक, फुफ्फुस प्रभावक, परिसंचरणीय प्रभाव। अब ये जो कैटेगरीज है इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो जो कुचला है वो एक तरह का स्पाइनल पॉइजन है। वत्सनाभ एक प्रकार का कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो लंग्स पे काम करेगी। और PNS पे काम करता है कोनियम, और एक सेकंड नंबर पे आगे पेज पे लिखा, आप चाहें तो इस इंडेक्स टेबल को यहीं पूरा कर सकते हैं कुरारे करके। अगला पेज ओपन करोगे तो लिखा आता है टोबैको, डिजिटेलिस, अश्वमार, कनेर और हाइड्रोसाइनिक एसिड। ध्यान से देखो, वत्सनाभ, तंबाकू, डिजिटेलिस, कनेर और हाइड्रोसाइनिक एसिड। अब इसकी भी केमिकल फॉर्मूला गलत है, HCN है ये सब हार्ट के लिए पॉइजनस सब्सटेंस। और जो कुपिलू वाला पोर्शन था, मतलब जो सुषुम्ना संबंधित, उसका एक दूसरा लिखा है जेल्सीनियम, उसको आप यहां लिख सकते हैं। ये वाली जो कैटेगरी इसको अपन आगे पढ़ेंगे इसके बाद में, क्योंकि उसका डिटेल है। तो पहले अपन ने चालू कहां से करा है, सुषुम्ना, स्पाइनल पॉइजन्स। सो ये जो लिखे हुए हैं ना, इनका रिलीवेंस आप ऐसे समझें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, कि ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, और ये इसके एग्जाम्पल, और इन्हीं के नीचे फर्दर जो लिखे वो इधर। तो जेल्सीनियम और कुचला दोनों ही स्पाइनल पॉइजन्स है, मतलब स्पाइनल कोड पर इसकी टॉक्सिटी के इफेक्ट आते हैं। वत्सनाभ, निकोटीन, डिजिटेलिस, कनेर और हाइड्रोसाइनिक एसिड ये कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन्स। थर्ड पे था जो रेस्पिरेटरी पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं, उसमें आपने जो पहला एग्जाम्पल पढ़ा वो था सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट जो लास्ट था PNS, उसमें एक कोनियम था, एक कुरारे करके सब्सटेंस, ये PNS पे काम। अब जो पहला पॉइंट बच गया था, मस्तिष्क प्रभावक न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स, उनकी 3 कैटेगरीज, निद्राकर, मादक, प्रलाप। निद्राकर मतलब जो नींद लाते हैं, सेडेटिव्स। अफीम और मॉर्फिन ये निद्राकर ड्रग। मादक, मादक में अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म, जिनसे नशा होता है। और प्रलापक मतलब जिनको लेने के बाद में रोगी प्रलाप करता है, धतूरा, बेलेडोना, भांग और खुरासनी अजवाइन। अजवाइन से डिफरेंट होता है, ये पॉइजनस प्लांट है खुरासनी अजवाइन। ठीक,
अब इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद में अपन फोर्थ कोटेशन पे आते हैं, जिसके बारे में अपनी कल की क्लास में बात हुई थी कि स्थावर विष के 10 अधिष्ठान है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक शीर सार एवच निर्यासो धातुश्च एवं कंदश्च दशम स्मृत। और मैंने बोला था कि ये शुरू के जो 6 होते हैं वो विरेचनाश्र, और शुरू के 5 प्लस कंद और निर्यास मतलब ये 7, ये सिरो विरेचन के 7 आश्रय। क्लियर है? कोटेशन नंबर 5 और यहां पढ़ रहे हैं 55 स्थावर विष। नोट डाल के लिखो, सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष अधिष्ठान बराबर 10, भेद या प्रकार या संख्या बराबर 55। फिर इसके नीचे एक और नोट डालना, नोट चरक अनुसार पूछे तो आंसर होगा 21। चाहे अधिष्ठान पूछे, चाहे भेद पूछे, चाहे प्रकार पूछे, कुछ भी पूछे, क्योंकि उसने डिफरेंशिएट किया ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 55 संख्या में अधिष्ठान 10 है। तो यहां जो एग्जाम्पल आप देखेंगे वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूल विष के नाम लिखो, पत्र विष के नाम लिखो, ऐसे। या फिर एमसीक्यू में आता है कि निम्न में से कौन सा बाकी सबसे भिन्न है, तो 3 मूल विष दे दिए, 1 पत्र विष दे दिए। अब इनकी संख्या के बारे में बात करेंगे। संख्या के बारे में बात करने के लिए पहले अगले पेज में जो टेबल बनी है वो देखो। मूल विष 8 होते, मतलब ऐसे 8 एग्जाम्पल सुश्रुत ने दिए हैं स्थावर विष में पेड़ पौधों के जिसमें जो रूट वाला पार्ट है वो पॉइजनस है। पत्र विष 5 ऐसे प्लांट बताएं जिनके पत्तों में विष होता है। 12 ऐसे प्लांट बताएं जिनके फल में विष होता है, जिनका फ्रूट पॉइजनस होता है। 5 ऐसे प्लांट है जिनका फ्लावर जो होता है वो पॉइजनस होता है। त्वक सार निर्याज बराबर 7, मतलब 7 ऐसे प्लांट है जिनकी छाल, उनका बीच का जो जाइलम फ्लोएम वाला भाग है सार, और निर्यास मतलब उनका जो लेटेक्स कह दो, गोंद कह दो, वो पॉइजनस होता है। मिला के 7 बताएं एक साथ। अब अलग से शीर को, अब मॉडर्न के हिसाब से तो जो भी निर्यास होता है वो लेटेक्स है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आयुर्वेद निर्यास का मतलब तो गोंद हो गया। और अगर शीर है तो 3 ऐसे शीरी वृक्ष जिनके शीर में, लेटेक्स में पॉइजनस प्रॉपर्टीज होती है। फिर 2 है धातु। अब ध्यान देना, ये मेटल है, मतलब इसको मेटल वाली कैटेगरी के हिसाब से रखा। और 13 ऐसे प्लांट है जिनका बल्बस पार्ट, कंद, विषाक्तता युक्त। तो मूल अपन पढ़ते हैं ना, मूलम पत्रम फलम पुष्पम, तो मूल बराबर 8, पत्र बराबर 5, फल बराबर 12, पुष्प बराबर 5। अब थोड़ा सा इजी होता है, प वाले दोनों ही 5-5 होते हैं, पुष्प भी 5, पत्र भी 5। और ये अपीरियंस जो होता है ये मूल का होता है, तो मूल वाले 8, पत्र वाला 5, पुष्प वाला 5। अब सुनना गौर से, स्थावर विषयों में सबसे तीक्ष्णतम, आगे पढ़ेंगे, स्थावर विषयों में सबसे तीक्ष्णतम, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये उग्र विष होते हैं कंद विष, मतलब
ये ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनकी टॉक्सिटी बहुत सीवियर लेवल के सिम्टम जो है पेशेंट में उत्पन्न करती है। तो कंद विष एफिकेसी में भी हाईएस्ट है और नंबर में भी हाईएस्ट है, 13। क्लियर। आगे देखो शीर विष, इसके लिए अपन ये पढ़ते हैं JSK, एक जनरली जो इंडिया में चलता है ग्रीटिंग के लिए जय श्री कृष्ण, उसकी शॉर्ट फॉर्म है JSK। तो वो पढ़ेंगे क्या है। धातु विष 2, फेनाज्म और हड़ताल, इन दोनों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने धातु विष में किया है। लेकिन प्रश्न आता है सर्वप्रथम फेनाज्म का वर्णन किसने किया? सुश्रुत। सबसे पहले हड़ताल का वर्णन किसने किया? सुश्रुत। तो फेनाज्म और हड़ताल उसने अपने धातु विषयों में माने। तो ये दोनों याद रह जाएंगे। अब बच गए 7, सार वाले 7 होते हैं, त्वक, सार, निर्यास, इन तीनों को एक साथ काउंट करके टोटलिंग इनकी 7 होती है, डिफरेंशिएटेड नहीं। बच गए वो 12 फल विषय। क्लियर है। अब आते हैं अपन कोटेशन पे और पढ़ना चालू करते हैं। मैं पहले जहां पर एंडिंग है उसको मार्क कर देता हूं। अष्टौ मूल विषाणी, पंचौ पत्र विषाणी, द्वादश फल विषाणी, पंच पुष्प विषाणी, सप्त त्वक सार निर्यास विषाणी, त्रीणि शीर विषाणी, द्वे धातु विषय, त्रयोदश कंद विषाणी। जब आप 8, 5, 12, 5 और 7, 3, 2 और 13 इन सब को जोड़ते हो तो इनका टोटल होता है 55। और यही है सुश्रुत के अनुसार बताए गए स्थावर विष की संख्या, और ये है इनके अधिष्ठान। एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल विष है, कौन सा फल विष है, कौन सा कंद विष है, कौन सा बाकी सबसे भिन्न है अधिष्ठान के अनुसार, ऐसे प्रश्न। यूजी में अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सीधा क्वेश्चन आता है कंद विषयों के नाम लिख, तो 1 नंबर तो यही मिल जाएगा कि कंद विष 13 होते, फिर बाकी लिखना। पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान देना, जो खास खास है उनको याद करना पड़ेगा। क्लीतक, अश्वमार, गुंजा, मार करना मिला, क्लीतक, अश्वमार, गुंजा। लास्ट में जाते हैं तो लिखा था विजया। ये 8 मूल विषयों में से एक, तो कम से कम 4 एग्जाम्पल इसके आप याद करें। नेक्स्ट पत्र विष, पहला तो है ही विष पत्रिका, पत्र विष कह दो या विष पत्र कह दो, एक एग्जाम्पल तो सीधा याद है। आगे 2 एग्जाम्पल लिखे करम्ब और महाकरम्ब, ये रिपीट होंगे आगे भी। क्या लिखता है द्वादश फल विष में, करम्ब महाकरम्ब, ये ठीक है, ये अपने को याद हो गया कि पत्र विष में भी था और फल विष में भी, मतलब करम्ब और महाकरम्ब के पत्तों में भी पॉइजन है और फ्रूट में भी। आगे देखो ध्यान से, कर्कोटक, रेणुक, वेणुक, याद करना, करम्ब, महाकरम्ब, रेणुक, वेणुक, कर्कोटक। ठीक, थोड़ा सा आगे चलोगे, नंदनसार मिला, द्वादश फल विषय, 12 फल विषयों में। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो तीसरा आता है पंच पुष्प विषाणी, करम्ब, महाकरम्ब रिपीटेड है, और जैसे विष पत्रिका प्लस करम्ब महाकरम्ब 5 पत्र विष थे, वैसे ही वैत्रक, वल्ली, करंज, महाकरंज, ऐसे याद कर लेना। वैत्रक, वल्ली, करंज, महाकरंज, ये पंच पुष्प विष। एक आधा छूट जाएगा तो चलेगा, सॉरी। नेक्स्ट, यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि करम्ब और महाकरम्ब पत्र में भी है, फल विष का भी एग्जाम्पल है और पुष्प विष का भी एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, त्वक, सार, निर्यास, यहां 7 होने चाहिए। पहला है आंत्रपाचक, एक तो याद करना ही, लाइन आ सकती है ना, आंत्रपाचक ऐसे कर,
और एक लास्ट में देखो कर्म लिखा हुआ है। सो बेसिकली अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं कर्म महाकर्म के बारे में, तो कर्म 4 अधिष्ठान में विषय कर्म के, पत्र, पुष्प, फल और त्वक, सार, निर्यास। और 4 क्यों? 3 और 3 6। हाँ लास्ट वाला अपन एक अकेला काउंट करते हैं, लेकिन टोटल में तो आएगा ना 10 अधिष्ठानों, उसके 6 अधिष्ठानों विषय। महाकर्म की बात करें तो 3, पत्र, पुष्प और फल, ये विश्व वाले अधिष्ठान है इस महाकर्म के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखता है? त्रीणी शीर विषानी, ये वही है JSK वाले। जाल सीरी, स्नूही, कुमुदनी। जाल सीरी, स्नूही, कुमुदनी, ये तीनों याद रह जाएंगे, 3 शीर विष। और 2 धातु विष, फेनास और हरताल। अब जो आगे बचे हैं 13, वो सब हैं कंद विष। स्टार्टिंग देखो, कालकूट से लेके और कर्कट तक। लेकिन मजे की बात है कि इनको आप याद नहीं भी करना चाहोगे तो भी आपको याद हो जाए, और ये पक्की बात, क्योंकि बाकी सब के जो लक्षण हैं इनकी पॉइजनिंग की, वो तो अधिष्ठान अनुसार है। बाकी 9 के मतलब मूल विष का सेवन किया तो पेशेंट में क्या लक्षण आएंगे, पत्र विष का सेवन किया तो कहेंगे, ऐसे एक एक लाइन है, एक एक टुकड़ा है, एक एक 2 सिम्टम का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो कंद विष है, इनमें 13 के 13 जो दिए हुए हैं उनके इंडिविजुअल बताए हुए हैं। तो इनके लक्षण तो सामान्य लक्षण के हिसाब से बताएं कि मूल विष सेवन उससे होने वाले सामान्य विषाक्तता के लक्षण, लेकिन कंद विष में विशेष लक्षण बताएं, क्योंकि कंद विष सीवियर है तो लाइफ थ्रेटनिंग है। पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कंद विष में से भी कौन सा। लास्ट में लिखा है इति एवं 55 स्थावर विषाणी भवन्ति। कुल स्थावर विष कितने हो गए? 55। चलिए ये वही पिक्चर है जो फिर पढ़ रहे थे। इनमें से जो नाम याद मैंने आपको कराए वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कीतक से, विष पत्रिका से ये चल रहे थे। ये विजया था और ये कनेर था, गुंजा था, ये सब मूल विष थे। फिर कर्म महाकर्म प्लस विष पत्रिका, ये पत्र विष थे। फिर ये सब फल विष थे जिसमें कर्म महाकर्म, वेणुक, रेणुक, कर्कोटक, है ना, ऐसे थे। फिर वेत्र, वल्लीज, कर्म महाकर्म, ये पुष्प विष थे। फिर आंत्रपंचक, कर्म, ऐसे करके आ रहा था। ये गड़बड़ कर दिया ना इसने। आंत्रपाचक, कर्म, ये वाली त्वक सार निर्यास वाले थे। फिर कुमुदनी, स्नूई, जाल सिरी, ये JSK, ये शीर विष थे। फेनाश, मरताल, ये धातु विष थे, है ना। इसकी ये जो है ना, ये गड़बड़ है पूरी, है ना। और फिर ये लास्ट में फेनाश मतलब धातु विष, और लास्ट में जो है वो कंद विष। इसकी काउंटिंग आगे वाली गलत लिखी है और विष भी पूरे नहीं लिख रहे, लेकिन अपन ने वहां पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चरक के जो 21 में बोलता हूं ना, चाहे अधिष्ठान पूछे चाहे कुछ भी पूछे, ये चरक के नाम याद नहीं रखने की जरूरत, 21 याद रखना। चाहे अधिष्ठान पूछे, भेद पूछे, प्रकार पूछे, स्थावर के, ठीक है। इस प्रकार चरक ने स्थावर विषयों के 21 भेदों का वर्णन किया। चलो यहाँ कुछ लिखा हुआ उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ जो अन्य संहिता में लिखा हुआ है, रसार नव, रसेंद्र चूड़ामणि, रस रत्नाकर, रस रत्न समुच्चय, रस सार, राज निघंटु में 5 महाविष बताए गए। सक्तुक, कालकूट, तितमुस्त, श्रृंगी, कृष्ण विष, इन 5 को महाविष बोला। ये रसार नव का श्लोक, ठीक है। और इन्हीं को नीचे कंपेयर किया कि सेम चीजें हैं और इनका अलग अलग रिलेवेंस है, ठीक है।
अब अपन जब इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो इन दूसरे आचार्यों का भी देख लेंगे। इसके अलावा उपविषयों की अगर बात करें तो रसायनों में 5, रस संकेत कलिका में 6, और अधिकतर आचार्यों ने, जिसके बहुत सारे नाम दिए गए, उन्होंने 7 उपविष माने। तो मोटी मोटी बात यह है, चरक शुद्ध वाग्भट को नहीं कर रहे अपन कवर इसमें, कि जो बाकी सब रस शास्त्र के ग्रंथ है, अगत तंत्र से संबंधित ग्रंथ है, क्योंकि रस शास्त्र में द्रव्य उपयोग में, तो रस शास्त्रीय ग्रंथों ने अधिकतर 5 महाविष और 7 उपविष माने, लेकिन रस तरंगिणी के उपविष 11 है। और इसके शॉर्ट नोट जो है, जो पीडीएफ वो मैंने ग्रुप में डाली थी, और कल वाली क्लास के उसमें कमेंट बॉक्स में मैंने डाल रखा था गूगल ड्राइव की लिंक, जिसमें आपको जितने भी नोट्स अगत तंत्र के, रस शास्त्र के, अष्टांग हृदय के और द्रव्य गुण के मॉडर्न पार्ट के, वो सब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नेत्र रोग के, रिसर्च के, वो सारे लिंक जो है, उन सब का एक ही लिंक था, वो मैंने सारा उसमें कमेंट डाल दिया, वहाँ से चाहें तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कंद विषयों के भेदों के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। कंद विष स्पेसिफिकली यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है सुश्रुत, बाकी को सबको शॉर्ट में निपटाएगा। लिखा है वत्सनाभ 4 प्रकार का, चत्वारी वत्सनाभ। मुस्तके द्वय, मुस्तक 2 प्रकार के, सरसब 6 प्रकार के, और बाकी सब 1-1 प्रकार के। तो 3 तो वैसे याद हो गए भाई, ये तीनों कंद विष में आते। वत्सनाभ कंद विष है, मुस्तक कंद विष है, और सरसब कंद विष। क्यों? मुस्तक के 2 भेद, बाकी के भेद बताए नहीं ना। वत्सनाभ के 4 भेद और सरसों के 6 भेद, और बच गए उन सबके 1-1 भेद। अब आते हैं स्थावर विष के लक्षणों पर। मैंने आपको बोला कि इसके 10 अधिष्ठान में से 9 में तो सिर्फ अधिष्ठान के लक्षण है, 10वां कंद विष है, उसमें अलग अलग बताएं 1-1। सबसे पहले पढ़ रहा हूं मैं मूल विष, और ये याद हो जाएंगे, थोड़ी सी बुद्धि रखना। लिखा उद्वेष्टनम मूल विषय। उद्वेष्टन का मतलब होता है क्रैम्प लाइक, है ना, जैसे मरोड़े चलने के समान पेन, और ये अपीयरेंस होता है रूट्स का, इस तरह से ऐसा। तो उद्वेष्टन लक्षण है पक्का इसका, मूल विष का। ऐसे याद करेंगे 1-1, 2-2, ठीक है। आगे देखो, जृंभा श्वास पत्र विषय। श्वास इंपॉर्टेंट है, श्वास आप लाइन पहचान लेंगे पत्र विष की, जैसे उद्वेष्टन की, उद्वेष्टन देख के मूल विष की पहचान। थोड़ा सा आगे चलो, मुष्क शोभ फल विषय। अब मुष्क मतलब टेस्टिकल्स, वृषण, और जो वृषण है उनके लिए एक शब्द आता है आयुर्वेद में, फल, वृषण का पर्याय। और जो टेस्टिकल के आउटर कवरिंग है, स्क्रॉटम, उसको बोलते हैं फल कोश। तो मुष्क शोभ फल विष, तो फल से फल वाला, ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट आगे देखो, पुष्प विषय छर्दी। अब कोई पॉइजनस फ्लावर है तो उसकी वजह से वॉमिटिंग होना, ये पुष्प विष का क्लासिकल साइन है, मतलब उसको पहचानने का तरीका। बाकी सब कुछ रिपीट हो सकता है, मोह, आद्यमान, ये सब, लेकिन ये रिपीट नहीं होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। त्वक सार निर्यास, आस्य दुर्गंध, कफस्राव, त्वक सार निर्यास, मुख दुर्गंध मिलेगा और कफ निकलेगा, और त्वक सार निर्यास वाले 7 विष। नेक्स्ट आगे देखो, शीर विष, फेन आगम शीर विषे विड भेद। अब ये शीर तो प्लांट का लेटेक्स है, लेकिन अपन इसको जो काउ मिल्क है उससे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। फेनागम, दूध पर झाग आना, और विड भेद,
दूध लेग्स्टिव की तरह काम करता है। और वैसे भी जेएसके में एस तो स्नूई है, स्नूई तीक्ष्ण विरेचक द्रव्यों में अग्र है, तो विड भेद तो करेगी करेगी, मतलब लूज मोशन। और फेन आगम मतलब झाग आना, तो फेन आगम प्लस विड भेद पक्का किसमें, शीर विष। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, रक्त पीड़न धातु विशेष। धातु विष का लक्षण है हृदय में पीड़ा। अब बाकी तो कुछ इसमें याद करने के लिए रिलीवेंस देने जैसा है नहीं, है मैं ध ढूंढना पड़ेगा यार, ये है और ये ध, और वैसे भी है ध या हृदय को अपन ऐसे लिखते हैं, तो हृत पीड़ा धातु विष। बात समझ में आई? जल्दी बोलो, एक एक को एक बार वापस से आप याद करो, मैं पूछ रहा हूं तुम लोग बताना। देखिए, पुष्प विष का एक लक्षण, कोई विषैला फूल सूंघने से वॉमिट होगी ऐसे याद रखना, तो पुष्प विष में छर्दी। पत्र विष, विषैले पत्तों वाले प्लांट की सब्जी खा ली तो श्वास श्वास में दिक्कत होगी। मेटल है किसी में, फेनाश में हड़ताल है, मतलब धातु विष, तो ऐसे है हृदय, तो हृत पीड़। ठीक, त्वक सार निर्यास, आज से दुर्गंधि कफस्राव। शीर वाले में दूध क्या करता है, लूज मोशन करवाता है और झाग आते हैं, तो फेन आगम विड भेद। फल फलकोश मुष्क शोफ। मूल ऐंठी हुई उद्वेष्टन, ऐंठन मूल में होती है, मुड़ी होती है, तो उद्वेष्टन मूल विष का लक्षण। ठीक, जरूर सबको आंसर करना, आंसर करने से याद हो जाएंगे। चलो अब है ना, आप किताब में मत देखना, मैं सिम्टम से पूछता हूं, देखें आपको कितना आ गया। विड भेद, विड भेद विष का अधिष्ठान क्या होगा, पेशेंट को लूज मोशन हो रहे हैं, पॉइजनिंग केस है, स्थावर विष, क्या हो सकता है, शीर। ठीक, जृंभा श्वास, जृंभा श्वास कौन सा, पत्र विष। हृत पीड़ा, धातु विष। ठीक है, उद्वेष्टन मूल विष। आज से दुर्गंध, आज से दुर्गंध बताओ जल्दी जल्दी, आज से दुर्गंध कौन सा, त्वक सार निर्यास। आज से दुर्गंध प्लस कफस्राव। ठीक, चलिए अब आप इसको जब पढ़ोगे तो पक्के से आपको याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे ना। ऐप पर जो ले रहे हो क्लास, जो इतने ये कमेंट्स चल रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, याद हो जाएगा ना भाई, बोलो बोलो जल्दी, याद हो जाएंगे ना। चलो ये तो याद हो जाएंगे, अब किताब मत देखना जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें। फल विष कितने होते हैं, फल विष कितने होते हैं, बोलो बोलो जल्दी आंसर बोलो। फल विष 12, मूल विष 8, कंद विष 13, शीर विष 3, जेएस के। धातु विष 2, पैनाश मोर हड़ताल। पत्र विष और पुष्प विष 5। याद रहेंगे ना पक्के से। चलो अब क्या पढ़ेंगे,
विशेष गुण। अब आओ विशेष गुण पढ़ते हैं। किसके पढ़ते हैं विशेष गुण? कौन सा विष रह गया या अधिष्ठान के हिसाब से? कंद विष। और कंद विष कितने थे? 13। तो सामान्य तो पढ़े अपन ने, बाकी 9 के 10वां कंद विष है, उसमें विशेष का मतलब इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, एक एक। ध्यान से सुनना, जैसे उसको याद किया वैसे ये भी याद हो जाएगा, और पक्का यहाँ से क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ये आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहना, है ना, अभी अभी का अभी याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो कालकूट, इतना कूटा कि अब स्पर्श ज्ञान ही नहीं हो रहा। स्पर्श अज्ञानम कालकूट मिला। और क्या लिखता है अगला? वत्सना। ध्यान से सुनना। ग्रीवा स्तंभ, पीत विणमूत्र नेत्र, नेक स्टिफनेस और मलमूत्र का कलर बहुत येलो हो जाए, ये वत्सना। मैंने तो ऐसे याद कर रखा, वत्सना बराबर ग्रीवा स्तंभ, मतलब ये। अगला देख, 1 हो गया, 2 हो गया, नेक्स्ट थर्ड सरसप। क्या लिखा? ग्रंथि जन्म, सरसों का दाना। और ग्रंथि मतलब वही सरसों के दाने जैसे शरीर पे हो जाना, ठीक। नेक्स्ट 4th पालक, गिरवा दौर्बल्य। तो पालक नाम का जो प्लांट है विजेला, ये अलग है तुम्हारे वाले पालक से। तो ये जो पालक है, जो पॉइजनस प्लांट है, जिसका बल्बस पार्ट जो है पॉइजनस है, उसमें गिरवा दौर्बल्य। अब गिरवा स्तंभ वत्सनाभ, क्योंकि गिरवा स्तंभ शब्द वत्सनाभ जैसा दिखता है, दौर्बल्य पालक जैसा शब्द है, और स्तंभ वाले में वत्सनाभ है, दौर्बल्य में पालक है। नेक्स्ट देखो करदम, कौन सा हो गया? 3रा, 4था और ये 5। करदम नाम का प्लांट है जिसका कंद जो है पॉइजनस है, उसका लक्षण है विडभेद। करदम मतलब कीचड़, और विडभेद का मतलब क्या है? लूज मोशन, अति द्रवेण गुदेन या बहुद्रव शरणम अतिसार। तो विडभेद करदम जैसा, ठीक। 6ठा वैराटक, शिरोरोग। अब इसका नाम वैराटक है। विराट का मतलब होता है असीम, सबसे श्रेष्ठ, और शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग उत्तमांग है सिर, तो वैराटक वाला शिरोरोग करेगा। नेक्स्ट ध्यान सुनना, गात्र स्तंभो मुस्तके, मुस्तक विष से शरीर में स्तंभ। अब सुनो ध्यान से, ग्रीवा स्तंभ वत्सनाभ, ग्रीवा दौर्बल्य पालक, और गात्र स्तंभ मुस्तक। नेक्स्ट श्रृंगी विष से 8वां उदर विवृद्धि। उदर रोगों की चिकित्सा होती है वेदन चिकित्सा, और वेदन के अगर अपन उपकरणों की बात करें तो जलोका, श्रृंग, अलाम्बू, श्रृंग से श्रृंगी, श्रृंगी विष से उदर वृद्धि। तो श्रृंगी वाला उदर, मतलब श्रृंगी विष वाले का लक्षण उदर रोग। नेक्स्ट पुंडरिक, रक्त अक्षणों। पुंडरिक जो होता है कमल, ये वो कमल नहीं, पुंडरिक विष है, लेकिन रक्त वर्ण का होता है ऐसा मानो, तो पुंडरिक वाला रक्त अक्षण। नेक्स्ट मूलक, 10। मूलक बराबर मूढ़ता, उसने प्रमूढ़ता लिखा है लेकिन लास्ट में तो मूढ़ता ही बचता है। मूलक विष से आदमी में मूढ़ता आ जाती, प्रमूढ़ता शब्द। नेक्स्ट 11 हलाहल, ये तो भगवान शिव ने पिया था, और इसीलिए उनको नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि उनका जो गला है वो नीला। क्या लिखता है? श्याव नरो। 11। नेक्स्ट
महाविषेण 12वां, हृदय ग्रंथि। मैंने ऐसे याद किया था, महाविष से महामर्म में ग्रंथि और शूल, हृदय ग्रंथि शूल उद्गम, हृदय महामर्म, तो महाविष वाले से महामर्म में शूल और ग्रंथि। नेक्स्ट 13वां, कर्कटक, दांत किटकिटाना, हसन दतन दशते अपीच। कर्कटक किटकिट ऐसे याद कर लेना, हसन दतन दांत, हसन दंतान दशते अपी, सेंसिटिविटी होती होगी इसमें। अब किताब बंद करके, बात पल्ले पड़ेगी ना, किताब बंद करके आंसर करना, मैं पूछ रहा हूं, देखे तुमको कितना गया। उदर वृद्धि, पक्का कौन सा? श्रृंगी विष। ऑनलाइन वालों आंसर करो सालों। विड भेद, विड भेद, विड भेद कौन सा? कर्दम, गिरवा दौर्बल्य, पालक, पालक, ग्रंथि जन्म, सरस, गिरवा स्तंभ, बोलो ऑनलाइन वालों जल्दी बोलो, गिरवा स्तंभ, वत्सनाभ, और गात्र स्तंभ, तो उसमें भी आधा सह तय आ रहा था, मुस्तक, जैसे वत्सनाभ में आधा सह और वैसे आता है ना, वैसे। शिरोरोग, शिरोरोग तो मैं कह रहा, विष कौन सा? वैराट, हृदय ग्रंथि शूल, हृदय ग्रंथि शूल, हृदय महामर महाविष, श्याव नरो, हला, रक्त अक्षंत, रक्त, रक्त अक्षंत, पुंडरिक, लाल वर्ण का था ना। अब एक बात ध्यान रखना, पुंडरिक में रक्त अक्षता के बाद में उदर वृद्धि है, श्रृंगिक में ओनली उदर वृद्धि, तो जिसमें ओनली उदर वृद्धि आएगा वो श्रृंगी, और रक्त अक्षता आ जाएगा तो अपन उधर आगे जाएंगे नहीं, उधर की तरफ। अपने को वो वर्ड चाहिए क्योंकि मिलान में आ सकते हैं, तो अपने को तो वर्ड चाहिए मिलाएं किससे, यह लक्षण पूछ सकते, तो भले ही इसमें पढ़ा हो वृद्धि तथो उदरे, लेकिन इसमें पहले रक्त अक्षता पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसने वही दे रखा है, लेकिन यार हिंदी में पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला, वो विड भेद पूछेगा, ये अतिसार पूछेगा, कोई सेंस नहीं होगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा विमर्श पढ़ने के बाद में एक पेज आता है, रोगी की अवस्था के अनुसार विष का निदान। देखो कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जिनमें सडन डेथ हो जाती है, और सडन डेथ जिन जिन केसेस में होती है उन पॉइजन के ये एग्जाम्पल है। साइनाइड के बारे में तुमने सुना होगा, ये जैसे ये HCN कह रहा है कि, तो साइनाइड जहां होगा वहां सडन डेथ होनी तय है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड जहां आपने देखा वो बहुत सी जगह पे बिल्डिंग में आग लगती है, लोग धुएं से मर जाते हैं, सांस नहीं आती, समझ पा रहे बात, जलने से नहीं, श्वास अवरोध से मृत्यु होती, ये दोनों पॉइजनस। अमोनिया गैस का लीक होता है फैक्ट्रीज में, और ऑक्सलिक एसिड अगर गिर जाए तो सडन डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जला देता है, तो ये तत्काल मृत्यु कारक विष। आगे आते हैं मूर्छा, मतलब कौन कौन से पॉइजन ऐसे हैं जिनमें आदमी बेहोश हो जाता है। तो जो कॉमनली आपने बेहोश आदमी देखा होगा वो देखा होगा दारू वाला, दारू के बाद में दारू के जैसे ही एक लिक्विड होता है क्लोरोफॉर्म, जिसको लोग काम में लेते थे बेहोश करने के लिए, वो होता है ना फिल्मों में आता था कि वो रुमाल के ऊपर लिक्विड डाला और वो उसके नाक पे लगाया और वो पेशेंट पे, ये वही है क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा क्लोरल हाइड्रेट, कर्पूर और अईफेन या अफीम, ज़्यादा मात्रा में
अगर खा ले कोई या मॉर्फिन खा ले तो मूर्छित हो जाता। अब आते हैं हृदय अवसाद, कार्डियो सप्रेसेंट। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है उन सब का काम होता है कार्डिक सिस्टम को सप्रेस करना, अगर उनसे उसका इफेक्ट आता है, मतलब वो एक्सीडेंटली अगर वो कांटेक्ट में। अब जो हार्ट पे काम कर रहे थे वो पक्का आएंगे, जैसे वत्सना, फेनाज में आर्सनिक है, नीलांजन एंटीमनी, एक है एंटीपायरिन, एक है तमाल पत्र, ये तंबाकू। आगे चलते हैं, दो पॉइजन ऐसे हैं, एक पॉइजन ऐसा है जिससे मुंह का कलर पीला हो जाता है, एंटीफ्रेविन। कुछ ऐसे हैं जो आदमी को बड़बोला बना देते हैं, वो है धतूरा, बेलेडोना, भांग, मद्य, कर्पूर, खुरासनी, अजवाइन। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ABCD। A फॉर एल्कोहल, A फॉर अजवाइन मतलब खुरासनी वाली, B फॉर बेलेडोना, ठीक, B फॉर भांग, D फॉर धतूरा। और भी कोई है क्या इसमें? कर्पूर, C से कर्पूर हो गया। तो एल्कोहल, अजवाइन, A बेलेडोना, भांग, B C फॉर कर्पूर, D फॉर धतूरा। ये सब ABCD वाले आदमी के जुबान की ABCD बिगाड़ देते हैं, मतलब प्रलाप करवाते हैं। नेक्स्ट, ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है, ये मॉडर्न पोर्शन है, ये पढ़ाना इसलिए जरूरी, कई कई बार जब एग्जामिनर के पास मॉडर्न के क्वेश्चन नहीं होते हैं, या फिर जब वो आयुर्वेदिक क्वेश्चन यहाँ बना के खत्म करता है, सोचता अब मॉडर्न के डालने हैं, तो वो उठा लेता है यहाँ से। धनुर्वात की भांति आक्षेप किस किस विष में आते हैं? कुचला, सांख्या, नीलांजन। सांख्या मतलब आर्सेनिक, फेनाश। नेक्स्ट, कौन से दो पॉइजन एग्जाम्पल में दिए जो लकवा कर सकते हैं पेशेंट? वत्सनाभ और फेनाश। अब आज तक जो सबसे ज्यादा, तीसरा नाग, आज तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो था ये पुतली स्फारक और पुतली संकोच। ध्यान से देखना इधर, धतूरा, बेलेडोना, खुरासनी, अजवाइन, एल्कोहल। आप अगर ध्यान से देखोगे तो A, B, D ये तो आपको मिल गए। मतलब जो प्रलापक होते हैं उसमें से अधिकतर पुतली विस्फारक होते हैं, एल्कोहल, अजवाइन, बेलेडोना और धतूरा। और ध्यान से सुनना, वत्सनाभ और अफीम, इन दोनों के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अफीम के बारे में पहले बात करनी बहुत जरूरी है। अफीम अंतिम अवस्था में तारा विस्फारक होता है और प्रथम अवस्था में तारा संकोचक। अब आप इसको ऐसे लिख लो ताकि एक का याद रहेगा, दोनों को हो जाएगा। यहाँ नोट डाल लेना साइड में। अफीम प्रारंभ में तारा संकोचक, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट, और अंत में तारा विस्फारक, प्यूपिल डायलेट। और नोट डाल के लिख देना, इसका उल्टा खुरासनी अजवाइन। क्लियर है? इसके अलावा कोई एक आधा छूट रहा तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, पुतली संकोचक कौन कौन? ध्यान से देखो, अफीम, लेकिन इसने पूरा नहीं लिखा, आप लिख देना प्रथम अवस्था, और इसने 3 लिखे, तुम 4 लिखना, खुरासनी अजवाइन अंतिम अवस्था। अफीम, कार्बोनिक एसिड, क्लोराहाइड्रेट, और तो एटलीस्ट दोनों याद रखना, खुरासनी अजवाइन और अफीम। ठीक है? नेक्स्ट, 3 पॉइजन ऐसे हैं, इनका 4 5
जो स्किन में ड्राइनेस को प्रमोट करते हैं। कब? जब उनकी पॉइजनिंग होती है तब। अफीम, इसलिए इसका कॉमन साइड इफेक्ट है अफीम का कि स्किन में एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से जो ओपन नर्व फाइबर होते हैं उनमें इरिटेशन होने की वजह से इचिंग होती है। फिर उसके बाद में आपका है टोबैको, फिर है दारू, अफीम, तंबाकू और अल्कोहल, ये सभी स्किन ड्राइनेस को प्रमोट करते हैं, मतलब पसीने को कम करते हैं। नेक्स्ट, मुख का श्वेत होना। जैसे एंटीफ्रेविन मुख के पीले होने में कारण था, वैसे ही मुंह सफेद पड़ जाता है किस पॉइजनिंग में? देखो, कार्बोलिक एसिड और कोरेसिव पॉइजन जितने भी हो सब ठीक है। रस कर्पूर का नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक की दवाई में अब क्वेश्चन बन जाए कि एक रोगी ने कोई फला फला ड्रग बता दे वो जिसमें रस कर्पूर हो बहुत ज्यादा मात्रा, उसकी एक टेबलेट की जगह 10 टेबलेट खा ली, तो उस रोगी के शरीर में निम्न में से विषाक्तता का कौन सा लक्षण है? तो वो आपको बताना है कि अब उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए उस योग में। पहले तो आपको पता होगी रस कर्पूर है इतनी मात्रा में, और फिर उसकी पॉइजनिंग से जो सिम्टम आ रहा है, ठीक है। बाकी तुम्हें पता है किसी के ऊपर भी एसिड गिरा दो, सोडा गिरा दो, वाइट हो जाता, जमीन पे गिराओ जमीन वाइट हो जाती। लेकिन इनकी पॉइजनिंग का बॉडी पे इफेक्ट क्या आता है? मुख स्वेद, पैलरनेस आ जाती है। नेक्स्ट, कौन कौन से पॉइजन वोमिटिंग करवाते हैं? तो वैसे तो सारे ही करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी डिजिटेलिस, आर्सेनिक, वत्सनाक, इनके बारे में जरूर ध्यान रखें कि ये वामक होते हैं। अब आते हैं सुश्रुत संहिता पे, सुश्रुत जी क्या कह रहे हैं देखो जरा। ये वही कह रहे हैं जहां से आज अपन ने पढ़ना शुरू किया था। कहता है कंद जानी उग्र वीर्याणी त्रयोदश। कंद भी बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत तीक्ष्ण गुणों से युक्त होते हैं, और इनमें विष के 10 के 10 गुण होते हैं। सर्वाणी कुशलेर ज्ञानी एतानी 10 भीर। तो वैसे भी विष के गुण सुश्रुत 10 हैं, चरक के 10। चरक ने अव्यक्त रस बोला है उसको, सुश्रुत ने अविपाकी बोला, ठीक। अब विष के 10 गुणों की बात आ गई तो 10 गुण पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा, रुक्षम उष्णम तीक्ष्णम सूक्ष्म आशु व्यवाई विकासी विषदम लघु अपाकी। ये इसका है खुद का। इसने माना अपाकी को, दूसरा अष्टांग हृदय ने माना। संग्रह ने तो चरक को फॉलो कर लिया, विष के गुणों में 10 ही माने उसने, अव्यक्त रस बोल दिया। नेक्स्ट, अब इनका इफेक्ट, अब बात को थोड़ा सा ध्यान सुनो। विष के गुणों का प्रभाव ये चरक वाला ज्यादा फेमस है, इसलिए चरक वाले से आने के चांस ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से आ नहीं सकते। सुनना ध्यान से, नीचे चरक वाले लिखे हैं विमर्श में, कुछ एक वो भी बताऊंगा। लिखता है रोक्षात कोपियेत वायु ओष्ण्यात पित्तम से शोणितम अतिच मोहियेत तेक्ष्ण्यात मर्म बंध छिन्नति। ये जामनगर 2015 में पूछा हुआ, चरक शिशु दोनों का यही है कि विष मर्म बंधनों का छेदन कर देता है। किस गुण से? तीक्ष्ण गुण से। सूक्ष्म में तो सामान्य बात है कि शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयवों में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट, वैवाहिक आशुत्वाद आशु तदवंती वैवायात प्रकृति भजेत। जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है वैवाही होने से। विकासित्वाद दोष धातून मलान अपि वेशद्यात अतिरिच्यते। विकासी होने से दोष धातु मल इत्यादि का अत्यधिक क्षेपण करवाता है विशुद्धता के कारण, ठीक। दुष्चिकित्सा च लाघवात, यह आया हुआ है सुश्रुत के अनुसार। विष क्यों दुष्चिकित्सा? किस गुण से दुष्चिकित्सा? लघु गुण से। ऑप्शन में अगर एग्जामिनर अच्छा हो ना तो ये भी दे सकता है कि विष निम्न में से किस गुण से दुष्चिकित्सा। पहला लिख दे लघु,
दूसरे में 5 गुण लिख दे, तीसरे में 7 लिख दे और चौथा ऑप्शन दे दे अपने 10 गुणों के, तो बच्चा हिल जाएगा कि 10 करूं कि लघु करूं। समझ रहे बात को? आगे देखो, ये नया है बिल्कुल और ये सुश्रुत का ही है, अपाक। सुश्रुत कह रहा है भाई इसका पाचन होता ही नहीं, ये तो खून के अंदर दौड़ता रहता बॉडी में, कहीं इसका मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो इसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो लिखता दुर्हरम च विपाकित्वात् तस्मात् क्लेश्यते चीर। अविपाकी होने से इसको हरना बहुत मुश्किल है और इसलिए ये लंबे टाइम तक शरीर में दौड़ता रहता है, क्योंकि एक्सक्रीशन होगा ही नहीं बिना मेटाबॉलिज्म में इसके पार्टिसिपेशन। अब आओ विमर्श में, चरक का कुछ कुछ है इंपॉर्टेंट, वो देख लो, बाकी चरक वाले जरूर पढ़ने हैं ध्यान से। चरक का देखो, लघु रुक्षम आशु विशद वैवाही तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्म उष्णम अनिर्देश्य रसम। इसी अनिर्देश्य रस को उसने आगे अव्यक्त रस कह दिया। दशम गुणम उत्तम विषम तत्व। क्लियर? चलिए सुनो ध्यान से। रोक्षाद वातम अशैत्यात पित्तम सूक्ष्म्याद अस्रकम प्रकोप्यति कफम अव्यक्त रसत्वा। तो 4 तो दोष ही होते हैं सुश्रुत के अनुसार, श्लोक बलि चरक का। वात का प्रकोप विष के किस गुण से? रुक्ष। पित्त का प्रकोप अशैत्य मतलब उष्ण। कफ का प्रकोप किस गुण से? अव्यक्त रस। और रक्त का प्रकोप सूक्ष्म होने से। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊपर ही ऊपर 1 2 3 4 5 शीघ्र वैवाही भावाद आशु व्यापनोति देह। और मैंने आपको बोला था तीक्ष्णम मर्मग्नम, ये पक्का रिपीट हो सकता है क्योंकि चरक सुश्रुत वाग्भट सब ने माना है कि तीक्ष्ण गुण से मर्म नाशक है विष। आगे देखो, प्राणंगनम तद विकासित, और ये भी पूछा हुआ है चरक से कि विष का प्राण नाशक गुण है विकासी होने। अब आगे सुनो, अभी दुरुक्रम लघुत्वात्, भी क्या पढ़ा सुश्रुत के अंदर? दुष्चिकित्सा लघुत्वात्, एक ही तो बात है। आगे देखो, वैशद्यात असक्त गति दोष, विशद गुण के कारण इसकी गति रुकती नहीं, आगे से आगे बढ़ता ही जाता है, इसलिए दोषों को दौड़ाता रहता है। तो इस तरह से चरक वाले पहले याद करने, सुश्रुत वाले बाद में याद। चलिए, अगर कोई भी विष, चाहे वो स्थावर हो, जांगम हो, कृत्रिम हो, उससे आदमी तुरंत निपट जाता है, इसका मतलब ये समझें कि वो विष 10 गुणों से युक्त, और कंद विषों में 10 के 10 गुण होते हैं, इसलिए ये तीक्ष्ण विष, उग्र विष या प्राणनाशक विष मानते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं दूषी विष पे। दूषी विष के लक्षण। अब आचार्य चरक सुश्रुत ने स्थावर जांगम विष मान लिए, दूषी विष और गर्भ विष जो है ना, स्थावर और जांगम विष के ही जो माइल्ड पॉइजनिंग वाले केसेज है, क्रोनिक पॉइजनिंग वाले केसेज है, उनको ही मान लिया उन्होंने, इनको अलग से नहीं माना, क्योंकि ओरिजिन ऑफ द पॉइजन तो सेम है, या तो जानवरों से आएगा या जमीन से निकलेगा। स्थावर का मतलब वही है, अब जमीन से खनिज भी निकलते हैं, पेड़ पौधे भी निकलते हैं। सो इन्होंने दूषी विष के लक्षणों का वर्णन जरूर किया, पर वाग्भट ने तो इनको तीसरा ही मान लिया, कृत्रिम मान लिया। और वाग्भट की बात मॉडर्न परसेप्शन से थोड़ी थोड़ी ठीक भी लगती है। मॉडर्न मेडिसिन बिलीव करती है फ्री रेडिकल्स की थ्योरी में। अब फ्री रेडिकल जो है वो तो तीसरी चीज हो गई कि बॉडी जो है उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी जो एक्सक्रीशन की कैपेसिटी है, बॉडी की बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो पॉइजनस सब्सटेंस एक्सक्रीशन के थ्रू नहीं निकल पाते और बॉडी में रह जाते, उन पॉइजनस पार्टिकल्स को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। आप ये मान के चलिए, ये फ्री रेडिकल्स जो है ये आम भी हो सकता है, आम विष बोलते हैं जिसको अपन, कि बॉडी जब अग्नि है तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है तो पाचन प्रॉपर है, पाचन है तो एक्सक्रीशन भी होगा। लेकिन अग्नि मानने वाले केस में आम लंबे समय तक बना रहेगा। शरीर की जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, अलग अलग जो प्रोसेस चलती है लीवर में, किडनी में, पूरी बॉडी के अलग अलग स्रोतों, उन सब जगहों पर आम जाएगा, स्रोत अवरोध करेगा।
और उस स्रोतो अवरोध के कारण जहां जहां ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां वहां व्याधि उत्पत्ति होगी। इसको अपन स्रोतो वैगुण्य या क्षय वैगुण्य कहते हैं। तो दूषी विष वास्तव में ओरिजिन तो इनका स्थावर और जांगम से ही। प्रेजेंट फिनोमिना के हिसाब से सोचे तो बॉडी के अंदर के जो फ्री रेडिकल्स है वो भले ही वैसे डिफरेंट पार्टिकल्स हो, लेकिन उनका भी तो ओरिजिन शरीर की ही क्रियाओं से हुआ है। शरीर के अंदर जो मेटल गया उसके मेटाबॉलिज्म में ही तो वो एक्सक्रीट हुए हैं और बाद में वो निकल नहीं पाए शरीर से बाहर। दूषी विष जो है उसके लक्षण लिखता है, यत स्थावर जांगम कृत्रिम व देहाद अशेष निर्गत। देखो क्या कह रहा है कि शरीर के अंदर कोई भी तरह का विष आया होगा, मेजर अमाउंट निकल गया उसका बॉडी से बाहर, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में रह गए। या फिर जीर्ण विषग्न औषधि भी, जो एंटीडोट आपने दिया वो एक्सपायर था। या दावा अग्नि वात आतप शोषित, जो पॉइजनस सब्सटेंस इनटेक हुआ है उसको निकालने के लिए बॉडी ने प्रयास ही नहीं किए, क्योंकि वो बहुत माइल्ड कैटेगरी का था। मतलब उसकी जो एफिकेसी है वो इतनी नहीं थी कि बॉडी को ट्रिगर करे, तो शरीर में पड़ा रह गया। अब इस कैटेगरी के की बॉडी को इंस्टेंटली तो ट्रिगर नहीं कर रहा, पर लंबे समय तक अगर बॉडी में जाता रहेगा तो इकट्ठा होता रहेगा। इसका एग्जाम्पल है अपने जितने भी खाने के अंदर काम आते हैं कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स, थिकनर्स, ये सब। आप मान लीजिए सूप का पैकेट लेके आए बाहर से, ड्राई पैकेट लाए, उसको गर्म पानी में डाला, चम्मच से लाया, देखा बन गया सूप। उसके पैकेट में देखोगे तो पता चलेगा क्या क्या है उसके अंदर, एडेड कलर, एडेड फ्लेवर, थिकनर। अब वो गाढ़ा हुआ कैसे, पाउडर फॉर्म में था ना, गोंद जैसा कैसे हो गया, तो वो थिकनर है उसमें। तो वो इंस्टेंटली तो सूप पियोगे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन रोज ही अगर ऐसा सूप पियोगे तो गड़बड़ होगी। तो मेरा पॉइंट क्या है कि ये सब दूषी विष है जो धीरे धीरे शरीर में जा रहा है। और सबसे बड़ा सोर्स जो दूषी विष का है या दूषी विष के रूप में जो बॉडी में जा रहा है वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है, तो उसके अंदर तो उसको बहुत सारी डाई से वो क्लियर करते हैं ताकि एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे बॉटल के अंदर, तो बिकेगा वो। तो दावा अग्नि वात आतप शोषित है, या शरीर से नहीं निकल पाया, या जीर्ण विषग्न औषध से युक्त, इन कारणों से। या फिर क्या लिखता है, स्वभाव तो व गुण विप्रहीन, या फिर स्वभाव से ही वो पॉइजन हीन गुणों से युक्त है। इसका एग्जाम्पल है तंबाकू। अब तंबाकू रोज खाते हैं, उससे थोड़ी कभी तंबाकू लिया और अभी वो कैंसर करके मार देगा, नहीं, लेकिन रोज खाएंगे, खाते जाएंगे खाते जाएंगे, तो एक तो वो आर्टरीज के अंदर जाके डिपॉजिट होगा, तो कॉर्नरी के अंदर प्लग बनना स्टार्ट होगा, थ्रोम्बस बनना स्टार्ट होगा। वो जब वहां से डी अटैच होगा तो कॉर्नरी जो है, जैसे ही वहां से वो थ्रोम्बस अलग होगा आर्टरी की वॉल से अंदर की तरफ से, तो वहां प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट होगा और वहां नया थ्रोम्बस बनेगा। तो टोबैको लेते ही हार्ट अटैक नहीं हुआ, टोबैको लेते ही कैंसर नहीं हुआ, लेकिन स्मोकिंग, टोबैको, जितने भी आइटम है इनका क्रोनिक पॉइजनिंग तो इनकी है ना। तो ये स्वाभाविक रूप से गुणहीन जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जिसको 5 mg की डोज में ले रहे हो आज, और वो 5 mg में कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर 20 साल लेंगे तो कितना डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में, क्योंकि इसका एक्सक्रीशन 5 mg ले रहे तो 5 तो नहीं हो पा रहा। ऐसे विषयों को दूषी विष कहते। दीर्घ अल्प भावात न निपातियेत, लंबे समय तक शरीर इसका निपटारा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बहुत कम मात्रा में आता है बॉडी में। क्रॉनिक पॉइजनिंग का केस है। फ्लोराइड आपने सुना होगा, कुओं का पानी जो होता है गांव में खारा होता है, तो उस खारे पानी की वजह से पीते टाइम पे इतना खारा नहीं लगता कि दांतों को इतना पीला कर देगा, हड्डियों को इतना कमजोर कर देगा, लेकिन लंबे टाइम तक फ्लोराइड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, क्या होता है,
पूरे पूरे गांव जो है उसके दांत पीले, सारे ऑर्थराइटिस के पेशेंट। तो दीर्घ अल्प भावात न निपाती तो कफावृतम, और कब से आवृत रहता है? वर्ष गणानुबंध। अब ये तो आप लोग बताएंगे वर्ष गणानुबंधी के एग्जाम्पल कौन कौन। दूसरी विषय एक तो ये मैं लिख दे रहा हूं, और कौन है? लीन गर्भ, ओके। और दूसरी विष लीन गर्भ, और बताओ ऑनलाइन वालों। अपच, गर्भशोष, दूसरी विष लीन गर्भ, अपची, गर्भशोष। ये एग्जाम्पल है किसके? वर्ष गणानुबंधी शब्द आता है। एक शायद अपन ने वो उसको त्वक शुष्कता पढ़ लिया था, इसको त्वक आर्द्रता थी वो। ये तो ये पसीने को बढ़ाने वाले हो गए, है ना। हाइफेन वत्सना मध्य नीला, पसीने को बढ़ाने वाले का सीधा सा मतलब है बीपी फ्लक्चुएशन करवाते, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है उस टाइम पे, लेकिन फिर भी पसीना आता जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखता है। दुष्योदर लिंग जुस्ट लिखता है लास्ट क्लास में, दुष्योदर लिंग जुस्ट। अब ये इस दूषी विष से दुष्योदर हो, तो ये तो पढ़ा था ना अपन ने कि सौभाग्यार्थ स्त्रियाम, ऐसी लाइन आती चरक में, दुष्योदर नित्योदर या सनिपाति उदर रोग में, कि या फिर आगे वहां एक शब्द आता है गर्विश या दूषी विष इत्यादि से, ऐसा होता। तो यहाँ भी आचार्य शिष्य ने उसको मेंशन किया कि इस दूषी विष की वजह से ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल बात है। देखो, दूषी विष और गर्विश, इनका इनिशियली जो इनके सिम्टम आना शुरू होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। इनिशियल सिम्टम में इनके सिम्टम में आपको मिलेगा स्किन की छोटी मोटी एक्जिमा जैसी बीमारी होना, फिर सोराइसिस जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाना, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना। ठीक, अल्टीमेटली क्या होता है कि जितना दूषी विष गर्मी शरीर में बढ़ेगा उतना ही मेटाबॉलिज्म कम। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आप जो खा रहे हैं शरीर उसको जिस रूप में काम लेगा, उन दोनों फॉर्म में डिफरेंस। तो आपने जो खाया उसको शरीर पहले अपनी तरफ से पचाता है ताकि वो उसकी क्रियाओं में काम आने लायक। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अग्नि क्या है, आप जो खा रहे हैं वो तो हाथ से खा लिया, लेकिन अगर उसका आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है तो जो खाया हुआ आपके शरीर के पूरी तरीके से काम नहीं आता। और चूंकि खा रखा है तो वो बॉडी के अंदर से जितना एक्सक्रीशन होना चाहिए उसके बाद में भी कुछ मात्रा में अर्धपक्व अवस्था में रह जाता है, उसी को तो आम कहते हैं। और यही आम सारी बीमारियों की जड़ है, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है उनसे रिलेटेड। आम जैसा ही काम करता है दूषी विष गर्विश। फ्री रेडिकल वाली कहानी क्या कहता है? आमाशस्ते कफवात रोगी, पक्वाशस्ते अनिल पित्त। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको इसका। अगर दूषी विष आमाशस्त मतलब अपर बॉडी में, तो वात कफज रोग करेगा, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज करेगा, एलर्जी कंडीशन डेवलप करेगा, एलर्जी राइनाइटिस हो गई, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, ऐसी कंडीशंस। ठीक, पक्वाशस्त वात पैथिक, अल्सरेटिव कोलाइटिस कह दो, संग्रहणी कह दो, बात समझ पा रहे हो? ऑटो इम्यूनिटी रिलेवेंट चीजें हैं। इम्यून सिस्टम जो है ना वो पहचानने में गलती करना शुरू कर देता है कि क्या मामला है। अब उसको भले ही अपन बोलते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी, लेकिन क्योंकि उस पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी पार्टिकल ने आपकी बॉडी में इंस्टेंटली तो कुछ नहीं किया, पर अब वो आपकी बॉडी में एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर पहुंच गया जहां से सिम्टम आने शुरू हो जाते, और वहां पर जाके और आपकी बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि अरे यार विजातीय द्रव्यों का तो पहाड़ बन गया अंदर, तो फिर वो टूट पड़ती है उस पर। और जब उस पर टूटती है तो वो जो
दूषित गर्विश फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ऑर्गन्स पे ही तो होते हैं, आपके ब्लड में ही तो होते हैं, आपके बॉडी टिश्यू में ही तो होते हैं। तो जहां लड़ाई होगी वहां की जमीन तो खराब होनी होनी। सेम आपने सुना होगा रूमेटिक हार्ट डिजीज, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो अंदर आता है, इन्फेक्शन करता है, उस पर एंटीबॉडी काम करती है। अब एंटीबॉडी पूरा जोर लगाती है उस स्ट्रेप्टोकोकस को निपटाने के लिए, लेकिन उस चक्कर में निपट जाता है मिट्रल वाल्व, तो उसको अपन बोलते हैं रूमेटिक वाल्व डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो लड़ाई थी स्ट्रेप्टोकोकस और बॉडी की एंटीबॉडी के बीच, क्योंकि अपनी बॉडी स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस के साथ में तो पता है भारत पाकिस्तान की तरह है, पता है कि तो दुश्मनी है, कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। लेकिन युद्ध जिस जगह पे लड़ा जाएगा वो जमीन खराब हो जाएगी, और वो बहुत सेंसिटिव जमीन है बॉडी के हिसाब से, वो जगह बहुत सेंसिटिव है, वो है हार्ट का वाल वाला एरिया। इसलिए एंटीबॉडीज ही खुद के वाल्व को खराब कर देती है, अपने लाइसोजाइमिक एंजाइम जो होते हैं वो सीक्रेट करती है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, और स्ट्रेप्टोकोकस तो मरा जो मरा, साथ में वो वाल्व का एरिया खराब। ठीक वैसी कंडीशन यहाँ। तो आमाशयस्थ अवस्था में अगर गर्विश दूषित है तो जो अपर बॉडी का हाथ, वहां से रिलेवेंट एलर्जिक और ये आपकी मान लीजिए हाइपर सेंसिटिविटी रिलेवेंट प्रॉब्लम्स होगी, और अदर वाले में आपको लोअर जीए रिलेवेंट प्रॉब्लम हो सकती है, आरए जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और जनरलाइज्ड वैसे आरए, एसएलई, सोराइसिस ऐसा हो सकता है। ठीक अब पूरी दुनिया की कहानी, सारी दुनिया गर्विश दूषित खा रही, अब कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में, क्योंकि पैकेट फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव भी है, कलर भी है, और एसिड बैलेंस के लिए भी है, उसके बाद उसमें पाम ऑयल भी है, प्रोसेस्ड फूड है। क्या लिखता है, भवेत नरो ध्वस्त शिरो रुहांग विप्लून पक्ष तु यथा विहंग। लिखता है कि उस रोगी के शरीर के और सिर प्रदेश के बाल उड़ जाते। विलून पक्षस्तु यथा विहंगम का मतलब है कि बिना पंख का पक्षी बन जाता। अब जो ये दूषित गर्विश आम के लक्षण होते हैं ना, ये एक्चुअल में आते हैं सबसे पहले स्किन और बालों पे, क्योंकि स्किन और बाल जो है ना वो रक्त के डायरेक्ट कांटेक्ट में, वैसे तो हर जगह परफ्यूजन है, लेकिन ये एरिया अपने को विजिबल है बाहर से, अंदर जो गड़बड़ हो रही है वो तो पहले गड़बड़ होगी, फिर वो किसी न किसी स्रोत के काम को डिस्टर्ब करेगी, तब अपने को पता चलेगा अरे पेट दुख रहा है, अरे नोजिया हो रहा है ऐसे। लेकिन यहां तो दिखता है, ईचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, बाल गिर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये जो लाइन है ना, ध्वस्त शिरो रुहांगो विप्लून पक्ष तो यथा व्यंग, क्वेश्चन आता है किससे संबंधित, दूषित विष। तो देवियों अगर स्किन और बाल बचाने हैं तो सारे फास्ट फूड छोड़ने पड़ेंगे, फिर आलू की चाट, पानी पूरी, पाव भाजी, जितनी भी चीजें तुम्हारी, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, क्योंकि इन सब में तेल लो क्वालिटी, इन सब में कलर प्रिजर्वेटिव बहुत, और आजकल तो बेकरी के ऊपर आपने देखा होगा, बेकरी में सजे हुए रहते हैं सारे फास्ट फूड, किससे, प्लास्टिक से कोटेड, बहुत थिन लेयर का प्लास्टिक होता है उससे कोटेड। आपने कहा कि मेरे को एक बर्गर चाहिए, पॉलीथीन उतारा, माइक्रोवेव में रखा, दे दिया। तो तुम भले ही कितने ही महंगे महंगे स्किन प्रोडक्ट्स देख देख के मंगवा लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक जहर खाना बंद नहीं करोगे शरीर पे उसका असर आना बंद हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट 29 नंबर का कोटेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट, स्थितम रसादिषु अत्वा यथतान करोतान धातु प्रभवान विकारान। सुश्रुत साहब कह गया सारी धातुओं के स्थिति से कर देगा दूषित डे बाय डे, और सुश्रुत के अनुसार दूषी विष सर्व धातु प्रकोप या सर्व धातु को दूषित करना। चरक का कोई बताएगा? दूषी विष सुश्रुत बराबर सर्व धातु दुष्टि, और चरक बराबर रक्त दुष्टि।
अगर आज तक आपने कभी नोटिस नहीं किया है, अब कर, अगर बादल आने से पहले आपको आलस ज्यादा आए, शरीर में भारीपन ज्यादा लगे, भूख नहीं लगे और मूड जो है डिप्रेशन जैसा हो जाए, खांसी की प्रॉब्लम है तो खांसी चलने लग जाए, शरीर में जकड़ाहट आ जाए, इसका मतलब आपके शरीर में दूषित विष, गर्विश या आम का कोई ना कोई रोग है। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट पकड़ लेना आरेख और उसको पूछना कि बारिश के टाइम पे या फिर स्पेशली जब बादल आ जाते हैं तो दिक्कत बढ़ती है घटती है। आप ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट देख लें, श्वास रोग, कोपम च शीत अनिल दुर्दिनेश, ठंडी हवा बादलों वाले दिन, इस दिनों में कोप होता है इस दूषित विष का। तो दूषित विष, गर्विश और आम रोगों में ऐसा था, आपने अस्थमा मतलब श्वास, तमक श्वास के निदानों में पढ़ा कि बादल या दुर्दिनों में बढ़ जाता है। बाकी धूल धुएं से तो ट्रिगर होता ही होता है, इससे ही बढ़ता है। जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है, जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीजेस है, वो सब बढ़ जाती है कब, जब आकाश में बादल छाते हैं या फिर जब आप बिल्कुल एसी के सामने, कूलर के सामने सोते हैं या लेटते हैं, डायरेक्ट हवा ठंडी आती है। ठीक है, ये जरूर से याद करना। अब आपको बताता हूं मैं कि किस किस के शरीर में दूषित विष इकट्ठा हो रहा है, ये पता कैसे चले। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉइजनस सब्सटेंस है, आपके ब्लड में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी जो है उसका लेवल बढ़ रहा है, इसको कैसे पहचान। तो लिखा है आपको नींद बहुत आएगी, शरीर हमेशा भारी भारी रहेगा, हमेशा उबासी आएगी, मिला। और आगे क्या लिखता है, विश्लेष, हर्ष अथवा अंगवद, शरीर रोज टूटता। तो जो बिना कुछ ज्यादा काम किए, आज अभी एक थ्योरी वो आई थी, रिसर्च मैंने पढ़ी, पेपर में आया था कि इंडिया के 48% जो लोग हैं वो एक सामान्य व्यक्ति जितना काम करता है फिजिकली, उसके 20 से 25% काम करने से ही थक जा रहे हैं। मतलब ऑफिस टाइम 9 से 5 है ना, ये 2 बजे चाह रहा है कि अब मैं घर चला जाऊं और सो जाऊं, मेरी बस हो गई आज नौकरी, इतनी कर सकता हूँ ऐसे। या कोई भी काम वो करता है उसमें, क्यों, तो अगर नींद ज्यादा है, शरीर में भारीपन ज्यादा है, आपका हाथ पांव शरीर मतलब शरीर और जो अंग है वो हमेशा दर्द दर्द से रहते हैं, इसका मतलब पॉइजनिंग बढ़ रही है बॉडी में, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। और अब वो लेवल आने वाला है कि बाल की और खाल की ऐसी तैसी करेगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होगा ब्लड के थ्रू आपकी बालों पे, आपकी स्किन पे। ठीक, ये दूषित विष के पूर्ण रूप। जब ये आने शुरू हो जाए तो एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए और फास्ट फूड, तेल, तली हुई चीजें ये सब बंद कर देनी चाहिए, सादे जीवन पे आ जाना चाहिए। सब्जी खाए, सैलेड खाए, फ्रूट खाए, जितना हो सके कम फ्राई किया हुआ खाना खाए, बॉयल चीजें जो है उनको बढ़ाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई। लिखता है आगे, दूषित विष के कार्य के नाम से वापस सिम्टम क्या लिखता है, करोते अन्न मंद अविपाक अवरोच, खाना खाने की इच्छा ही नहीं, हर टाइम में क्या बोलता है, अरे मैं नहीं खाऊं, और खा लिया तो पच नहीं रहा है, दिक्कत कर रहा है, अग्निमांद्य कर रहा है। मंडल कोट मोहन, स्किन खराब होनी शुरू हो गई है, बालों का ऊपर बोल दिया, भूख का बोल दिया, बादल आने पर ऐसा होता है ये बोल दिया, शरीर में भारीपन पूर्ण रूप में बता दिए, चमड़ी खराब होना बता दिया। आगे सुनो, धातु शायद तो ठीक है, पाद करश्च शोफम, हाथ पांव पे हल्की स्वेलिंग चालू हो जाती है, और यही स्वेलिंग बढ़ती है, बाद में एसाइटिस होती है, और ये लीवर खराब होने का साइन है, और लीवर ही तो मेटाबॉलिज्म का सेंटर। लिख दिया आगे, एसाइटिस हो गई, दकोदरम, सर्दी, अतिसार, उल्टी दस्त होते हैं, तो जीआई पूरी डिस्टर्ब है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो उल्टी दस्त होने। वेवण्य मूर्छा, एनीमिक हो गया पेशेंट, क्योंकि गट बैक्टीरिया प्रॉपर नहीं है, और गट बैक्टीरिया प्रॉपर नहीं है, उनका अमाउंट या रेशियो बिगड़ रहा है, तो विटामिन B12 का सिंथेसिस नहीं होगा, एक। दूसरा,
जो बाइल पिगमेंट्स है वो लोअर जीआई में आके और कंजुगेटेड फॉर्म में जो बाइल होता है, जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में सीबीडी जिसको रिलीज करती है, और वो खाने के साथ मिलकर नीचे आता है। तो इलियम जेजुनम के अंदर गट की हेल्थ के लिए अपन बोलते हैं ना नेसेसरी बैक्टीरिया, उनके अलावा वो जो गट की हेल्थ के लिए आवश्यक बैक्टीरिया वो ये भी करते हैं कि उस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पिगमेंट्स को जो कि बाइल में है उनको यूरोबिलिनोजन और स्टेरोबिलिनोजन में तोड़ते हैं और तब जाके वो यूरिन और स्टूल में निकलते हैं। तो ये तो पीलिया का पेशेंट हो गया धीरे धीरे, और यही तो होता है एसाइटिस, जॉइंडिस। ये एक्सट्रीम लेवल है अग्निमांद्य का, जॉइंडिस और एसाइटिस। आगे देखो, अब ये पेशेंट पागल होएगा, उन्माद, ठीक। और लास्ट में क्या लिख दिया, अंतिम धातु तक का शपण हो गया। स्टार्टिंग में लिखा था धातुशय, और एक्सट्रीम लेवल पे शुक्रशय तक पहुंच गया। नीचे लिख भी दिया, कुष्ठामतास्तान विकारान बहु, और चमड़ी की बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी, बालों से संबंधित बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। समझ पा रहे? चलिए, दूसरी विष की निरुक्ति चरक का भी बता देते, ऊपर लिख रखा है, दूसरी विषम तू शोणित दुष्टि। अब वो एक रक्त कोई दुष्टि मानता है क्योंकि इफेक्ट दिख कहाँ रहा है, स्किन पे और बालों पे, लेकिन सुश्रुत कह रहा है पूरा पूरा शरीर खराब हो रहा है। बाकी आगे इसने क्या लिख दिया, किटिव कोट लिंगम, की सोराइसिस, एक्जिमा। विषम एकम दोषम संदुष्यम हरत्यस्म, धीरे धीरे फाइल निपटा देगा। नेक्स्ट, दूसरी विष की निरुक्ति, दूषितम देश काल अन्न, और सबसे बड़ा कारण बॉडी में टॉक्सिटी बढ़ने का दिन में सोना। जो दिन में सोता है वो अभिषेक बढ़ा रहा है, क्योंकि रात को तो वैसे ही सोना है, तो चैनल ब्लॉक हो रहे रात को, वो तो फिर भी दिन में कंपनसेट हो सकता है चलने फिरने से, एक्सरसाइज से या घूमने फिरने से, लेकिन ये तो दिन को भी सो ही रहा है। तो दूषितम देश काल दिवा स्वप्नम, लास्ट लिख दिया, यस्मात दुष्यते धातु तस्मात डॉट 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 स्मृत। ये धातुओं को दूषित करता है इसलिए इसको दूषित, फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है 50 बार, पुराने पेपर से मिल जाए। रेफरेंस आया हुआ है कि कोटेशन किसका, सुश्रुत का, कल्प स्थान दूसरे अध्याय, ठीक। चलिए, दूसरी विष समाप्त हुआ। अब आते हैं विष के वेगों पर। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, आचार्य चरक ने विष के वेग कितने बताए, 8, और सुश्रुत कितने बताते हैं, 7। अंतिम वाले में चरक बोलते हैं स्कंद भंग को 7वां और मृत्यु को 8। इस भाई ने दोनों को मिला दिया लास्ट, स्कंद पृष्ठ कटिभंग सन्निरोधश्च सप्तमे। सन्निरोध मृत्यु का पर्याय, सन्निरोध का मतलब सब रुक जाना, श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई। चलिए, अब दोषानुसार वो वेगानुसार लक्षण पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान सुनना। देखो, आचार्य चरक ने जो विष के वेग बताए वो 8 बताए, और उन्होंने स्थावर और जांगम में डिफरेंशिएट नहीं किया। उन्होंने बोल दिया पॉइजन जो है वो 8 स्टेप में, मतलब अंतिम स्टेप तक जाते जाते पेशेंट को मार देता है। सुश्रुत ने डिफरेंशिएट किया, इसलिए तो बोलता हूं जिससे सुश्रुत का कल्प स्थान पढ़ लिया उसके अगतंत्र हो गई लगभग। सुश्रुत ने क्या करा, बोला कि स्थावर विष के 7 भेद ये है, फिर जब सांप वाला आएगा तो उसके अलग बताएगा जांगम के साथ। अब स्थावर का मतलब है किसी ने विष पी लिया, मतलब किसी को जहर दे दिया गया या किसी ने जहर पी लिया, पहला ही पहला। और एक एक याद होगा, अभी इतना बड़ा पैराग्राफ है, सारा याद हो जाएगा 2 मिनट में, गारंटी, कोई भूल नहीं सकता अगर चाहे तो। सबसे पहले देखो, प्रथमे पिएगा तो क्या होगा, जीवा श्याव होगी, जकड़ेगी, श्याव जीवा भवेत स्तब्ध। सबसे पहले जीव को तो लगेगा, चलो एक। दूसरा, जीवा के बाद किसका नंबर है, कंठ रुजस्तथ, मिला, और कंठ से होते हुए आमाशय में जाएगा, और ये जाते समय किसको टच करके जाएगा, कार्डिक स्फिंक्टर, हृदय वेद। अरे ईसोफेगस से स्टमक में कुछ जा रहा है, ईसोफेगस कंठ, स्टार्टिंग कंठ की ईसोफेगस से फेरिंग्स वाले पार्ट्स, उससे गया नीचे ईसोफेगस का एंड पार्ट कार्डिक स्फिंक्टर, और फिर गया स्टमक। तो दूसरे वेग में कंठ
हृदय वेदना और विष पहुंच गया आमाशय। तीसरे में ओनली किसके लक्षण आएंगे? स्टमक के, क्योंकि यहां से तो नीचे चला गया। स्थूलम आमाशय, अब पेट दुखना चालू होगा, उसका पॉइजन अंदर गया, पेन एब्डोमेन। ठीक, आगे बढ़ते। पक्वाशय आमाशय तोदो हिक्का कांसो आंत्र कुंजनम चतुर्थे जाए, ये चौथा वेग है बाबू। और अब ये स्टमक को क्रॉस करके मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ ड्यूडेनम और फिर नीचे लोअर इंटेस्टाइन में चला गया, तो ये पक्वाशय हो गया। अब आमाशय में इसने जो इरोजन किया है, इसने जो अपना प्रभाव दिखाया है, वो नीचे जाने से तुरंत थोड़ी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंचने में तो 1 सेकंड 2 सेकंड लगे होंगे, तो वहां तो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, लेकिन स्टमक में तो पूरा रहा है प्रॉपर, तो वहां इसको गड़बड़ करने का टाइम ज्यादा मिला, इसके इफेक्ट वहां ज्यादा आएंगे। तो भले ही ये पक्वाशय चला जाए, लेकिन उसकी जो टिश्यू है उसमें तो स्वेलिंग और पेन कर गया। इसलिए चतुर्थ वेग में क्या लिखा है? आमाशय पक्वाशय दोनों में तोद। और आमाशय में ये इतनी देर पड़ा रहा तो इसका कुछ मात्रा में एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, उस एब्जॉर्प्शन की वजह से ये गया ब्लड में, ब्लड से होते हुए ये फ्रेनिक नर्व इरिटेशन करता है, इसलिए हिक्का चालू हो जाती है चौथे वेग। तो पक्वाशय आमाशय तोदो हिक्का। आगे क्या लिखता है? पांचवें में कफ प्रसेको वेवर्णे परोभेद पंचमे, बहुत ध्यान से सुनना। पांचवें वेग में कफ निकलता है, परुभेद होता है, और थोड़ा सा आगे क्या लिख दिया? सर्वदोष प्रकोपश्च पक्वाधाने च वेद। बहुत ध्यान से सुनना बाबू। अगर चौथे वेग की बात करें तो ये पक्का है कि ड्यूडेनम से निकल गया तो पूरी लोअर इंटेस्टाइन में घूमेगा, और लोअर इंटेस्टाइन का मतलब है इलियम जिजनम में, और वहां होता है सारे के सारे खाने के साथ गई चीजों का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो वहां से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने का मतलब है पोर्टल वेन से होते हुए, लीवर से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया चौथे वेग में। और चौथे वेग में पूरे शरीर, सॉरी इसमें पांचवें वेग में पूरे शरीर में फैला, इसलिए पूरे शरीर के परुभेद मतलब एक एक जॉइंट पेन और सर्वदोष प्रकोप। अब सुनो, वापस बता रहा हूं। फर्स्ट शावजीवा स्तंभ, दूसरा कंठ हृदय आमाशय, तीसरा आमाशय शूल, चौथे में पक्वाशय में गया, आमाशय पक्वाशय में वेदना और हिक्का, और पांचवें में तो लोअर इंटेस्टाइन तक पहुंच गया पूरा, तो वहां एब्जॉर्ब होते ही परुभेद एक एक जॉइंट पर इसका इफेक्ट आने लग गया, क्योंकि इसमें वैवाहिक विकासी गुण है और सभी दोष कुपित हो। ठीक, और आगे सुनो, ये कहां तक पहुंचा? रेक्टम तक, वहां तक पेन है, पक्वाधाने च वेद। अब अगर गौर से देखा जाए तो एक मोटी सी बात निकल के आती है। पहली में जीवा गई, दूसरे में कंठ आमाशय हृदय गए, तीसरे में आमाशय में शूल इत्यादि लक्षण, मतलब आमाशय में पड़ा है वहां रुका है, तो तीसरे में ओनली आमाशय के लक्षण है। चौथे में पक्वाशय गया आमाशय के साथ, पांचवे में पक्वाधान गया, मतलब पूरी जीआई में विष पहुंच गया, आहार नली के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा, वो तो अलग बात। सुनो आगे, अगर पूरी जीआई में फैल गया, पक्वाधान तक वेदना हो गई, तो छठे के अंदर तो आदमी बेहोश होगा कि नहीं होगा? विष की मात्रा रक्त में बढ़ रही है ना, एब्जॉर्ब हो रहा, तो पूरा लोअर जीआई भी पड़ा है, और पूरी जीआई में इरिटेशन होने से अतिसार। तो पांचवें में पक्वाधान वेदना इनिशिएशन है कि वो रेक्टम तक पहुंच गया। अब रेक्टम तक पहुंचने मतलब है इलियम जुजनम में एब्जॉर्ब हो रहा, एब्जॉर्ब जितना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ब्लड में आएगा, उतनी ही टॉक्सिटी ज्यादा, उतना ही ब्रेन में जाएगा, जितना ब्रेन में जाएगा उतना ही बेहोशी। और चूंकि पूरी जीआई में पड़ा इसलिए अतिसार होने लग गया। अब ब्रेन में गया, पहुंचने लग गया छठे तक, सातवें तक ये ब्रेन की बैंड बजा देगा। नर्वस सिस्टम फेल्योर कंडीशन है। स्कंद पृष्ठ कटी भंग सन्निरोध, समाप्त, खेल खत्म। पूरी बॉडी की नर्व सप्लाई डिस्टर्ब, नर्व कंडक्शन डिस्टर्ब, पैरालिसिस हुआ, न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है, और डेथ होते होते आदमी की डेथ होगी, क्योंकि ब्रेन का होना
मतलब ब्रेन, हार्ट और लंग्स, इनका कंबाइंडली काम करना बंद कर देना, ये तो डेथ है। यही तो डेथ की परिभाषा क्या है मृत्यु की मॉडर्न साइंस में। तो आप जो है पहले से लेके और 7 तक जाएंगे। अब मेरे को बताना तुम, एक बार मैं फिर समझा देता हूं अगर पूरी कहानी नहीं समझे। पहले में पिया, जीवा, साइनोज हो गई, स्तंभन हो गया, क्लियर है। दूसरे में यहां, यहां और स्टमक, तो यहां स्टमक तक आया। दूसरे में खाली ये लिखा है आमाशय प्राप्त, मतलब पहुंचा ही है। तो दूसरे में बेसिकली ईसोफेगस वाला पार्ट जो है वो इसमें वो है वेदना में, मतलब एंड पार्ट ऑफ द ईसोफेगस कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर वाला जो पोर्शन है, उससे हृदय वेदना लिख दी। कंठ रुजा, आमाशय प्राप्त, हृदय वेदना, दूसरा खत्म। तीसरा, अब आमाशय में है तो आमाशय में शूल करेगा बहुत ज्यादा, ठीक। आमाशय नीचे जाएगा डुडनम में, पक्वाशय बोलते हैं उसको, वो चौथा। तो चौथे में क्या होगा, आमाशय पक्वाशय शूलम दोनों का पेन, हिक्का और आंत्रकुंजन। आंत्रकुंजन विष अंदर जाती, गैस्ट्रिक इरिटेशन चालू कर देगा। आगे बढ़ो, पांचवा। अब वैसे तो इजी सा तो ये भी है, 5 पर्व भेद पक्वाधान, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर भी पांचवें का मतलब है रेक्टम तक पहुंच गया। तो रेक्टम तक पहुंचा तो इलियम जजनम में एब्जॉर्ब हुआ, और इलियम जजनम में एब्जॉर्ब हुआ मतलब ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैला है। तो पूरी बॉडी वाली चीजें हो रही है। पूरी बॉडी में क्या है, दोष, तो सारी दोष को पूरी बॉडी में क्या है, पर्व, जॉइंट जितने भी हैं, संध्या, पर्व भेद, क्लियर। छठा, धीरे धीरे विष का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, ब्लड में उसका लेवल बढ़ रहा है, और पूरी जीआई के अंदर अब पॉइजन है अपना काम कर चुका है, तो इरिटेशन करेगा। तो एक तो लूज मोशन होगा छठे में, फिर भी नहीं याद रहे, अतिसार के भेद ही 6 होते हैं चरक, और एक प्रज्ञा प्रणाश। अब धीरे धीरे ब्लड जो है उसके थ्रू ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ब्लड तो जा रहा है ब्रेन, तो अनकॉन्शियस होता जा रहा है। अनकॉन्शियस होने के बाद में पूरे शरीर के अंदर जो नर्व सप्लाई है वो खत्म हो रही, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स मर रहे हैं पॉइजन की मात्रा बढ़ने से, दम घुट रहा उनका। तो सातवें में पैरालिसिस हुआ, स्तंभ, स्कंद, पृष्ठ, कटी सब भंग भंग, मतलब सब लटक गए, कुछ भी कंट्रोल में नहीं, और उसी में मृत्यु हो जाए। क्योंकि जो न्यूरॉन्स आपके स्कंद, पृष्ठ, कटी इनमें जा रहे हैं वो आपके लंग्स में जा रहे हैं। भाई सीएनएस से तो रिलेवेंट है, सीएनएस का होगा चाहे स्पाइनल का होगा चाहे पीएनएस का होगा, मतलब सीएनएस, पीएनएस और एएनएस सबकी बैंड बच जाएगी। क्योंकि पॉइजन के लिए तो सारे ही नर्वस टिश्यू जो है वो सेंसिटिव है, तो उसकी डेथ होगी। जैसे ही उसकी डेथ हुई, धड़कना बंद, सांस आना बंद, और ये तो मर ही रहा है। जब तीनों गए, ब्रेन, हार्ट और लंग्स, वो डेथ, सन्निरोध सब, तो साथ में समाप्त हो जाती कहानी। बात समझ में आई? अब किताब बंद करना और सुनना बस। पूछता हूं, देखिए क्या क्या आता तुमको। इक्का उत्पत्ति, पता? ऑनलाइन वालों को बताओ, इक्का की उत्पत्ति, इक्का की उत्पत्ति, फोर्थ वेग, सुश्रुत। चरक की भी बात नहीं कर रहा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, फिर बाद में करेंगे। सर्वदोष प्रकोप, बताओ, सर्वदोष प्रकोप, इसमें 5। प्रज्ञा प्रणाश छठे, अतिसार भी छठे, हृदय वेद सेकंड में, आमाशय शूल तीसरे, आमाशय पक्वा शूल चौथे में, पर्वों में पेन होना 5, पक्वाधान में पेन होना, पक्वाधान पक्का ना? ठीक है। और ये तो पक्का ही तुम्हें याद है, कंठ रुजा, कंठ रुजा, कंठ 7 तक कहां से पहुंचे? देखो इधर ध्यान सुनना, मैं खाली 1 से 7 तक गिनती लिख रहा हूँ, सिर्फ पेन कहाँ कहाँ हो रहा है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको भी याद रख लोगे तो काम बन जाए। सबसे पहले जीवा, फिर जीवा से आगे कंठ आता है, कंठ के बाद में क्या आता है, हृदय बीच में,
तो हृदय शूल, और फिर आमाशय प्राप्त, मतलब ये एंड पॉइंट है, यहाँ पहुंच चाहिए अभी, और यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, यहाँ, ठीक है। थर्ड, अब आमाशय शूल करेगा, पहुंच गया वहां पर, काम करना चालू। फिर चौथे में आमाशय नीचे पक्वाशय में जाएगा, तो आम पक्वाशय शूल, ऐसा लिख सकते हैं। फिर पांचवें में अब नीचे जा रहा है तो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहां पर क्या करेगा, परोभेद, मतलब जनरलाइज जो सिम्टम्स है, और सर्वदोष प्रकोप। बात समझ पा रहे हैं। फिर छठे में कहां पहुंच गया, प्रज्ञा प्रनाश और अतिसार, और सातवें में सन्निरोध मतलब मृत्यु। अब काम की बात सुनिए, जो तुम भूल जाते हो वो चीज वापस बता दे रहा हूं एक बार। जीवा स्तब्ध और श्याव दोनों इसी में है ना। कंठ हृदय वेदना आमाशय प्राप्तम ओनली, आमाशय शूलम तीसरे में, आम पक्वाशय शूल के साथ ही हिक्का है। और जहां परभेद सर्वदोष प्रकोप है वही पक्वाधान वेद, क्योंकि आमाशय फिर पक्वाशय, पक्वाशय का मतलब लोअर जीआई का जिज्ञम इलियम वाला पार्ट, ड्यूडेनम के नीचे वाला, और उसके आगे रेक्टम वाला पार्ट, तो जीवा, जीवा के बाद में कंठ हृदय, फिर आमाशय शूल, फिर आमाशय पक्वाशय। अब आमाशय पक्वाशय आगे तो पक्वाधान बचा, एंड पार्ट ही, जिज्ञम बाद क्या बचेगा, रेक्टम। ये सब जगह विष पहुंच गए, इसलिए छठे में अतिसार, और साथ में समाप्त। और जहां सन्निरोध है, मतलब मरने से जस्ट पहले शरीर अकड़ता है, लकवा मार गया उसका सेकंड, तो स्कंद प्रस्थ कटिबा। क्लियर है। अरे ऑनलाइन वालों बात समझ में आ गई, हाँ ना बोल जा भाई, बोलो बोलो। ऐप वाले बोलो, बात पहले पड़ गई ना। चलो अब आगे बढ़ते, चरक वाला नोट करवा देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो सुन लें। वैसे विमर्श में दिखा रहा हूँ पर श्लोक नहीं बताऊंगा, नहीं तुम गड़बड़ कर दो। तुम बता दो मुझे, चरक के अनुसार हिक्का का चरक बराबर हिक्का, और चरक बराबर सर्वदोष प्रकोप का। देखो लिख रहा हूँ, सुनना ऑनलाइन वालों, पहले तुम बता दो, ठीक है। हिक्का सिक्स्थ में चरक, और सर्वदोष प्रकोप शिष्य में कब हो रहा था, पांचवें में, ये चौथे। दो चीज ये एक्स्ट्रा याद। और तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, जब इन वेगों की चिकित्सा पढ़ेंगे ना, तो चरक ने सुश्रुत को फॉलो किया। सुश्रुत छठे में क्या लिख रहा है, प्रज्ञा प्रनाश, मतलब बेहोश हो गया। चरक छठे में चिकित्सा बताता है कि संज्ञा स्थापन चिकित्सा। समझ रहे बात को। विमर्श में चरक वाला पढ़ा है, खाली आत्मिक शांति के लिए देख लो। सस्ते एक का, साथ में भंग स्कंदे, भंग स्कंदे सप्तमी, और अष्ट में मरण, तो इसने सातवां आठवां मिला दिया सुश्रुत, इसलिए सात ही रह गए इसका। और ऊपर लिखा है वातादि चतुर्थे, और ये पांच में लिखता है सर्वदोष प्रकोप। चलो आगे बढ़ते, चिकित्सा। अब देखो तुम देखते जाओ, अगर तुम्हें लक्षण याद है तो चिकित्सा अपने आप याद हो जाएगी, और इंपॉर्टेंट है चिकित्सा कुछ नहीं। प्रथम वेग चिकित्सा, गैस्ट्रिक लवाज कराओ भाई, कॉमन कराओ, अभी अभी तो पॉइजन किया है। वांत और शीतांबु सेजतम, मुंह पे ठंडा पानी। फिर मधु प्लस अगध प्लस सर्पी, इंपॉर्टेंट है, मधु अगध। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 हो गया, ये भी ऐसे याद होगा जैसे सिम्टम है। नंबर 2 द्वितीय वांतम, देन विरेचन। अब ध्यान सुनना, मैं सिर्फ शोधन लिख रहा हूं। पहले में क्या करवाया, वमन, दूसरे में क्या करवा रहे हैं, वमन प्लस विरेचन। क्लियर है। तीसरा तृतीय अगध पानम तु इतम नस्य तथा अंजनम। मेरी बात को ध्यान सुनना, तीसरे में टोटली 3 चीजें हैं, अगध, नस्य और अंजन। क्लियर है। जितना मैं लिख रहा हूं उतना लिखते जाना, काम बन जाएगा। चतुर्थ स्नेह सम्मिश्रम पाए अगपान, स्नेह 4 ही होते हैं, चतुर्विध स्नेह।
प्लस अगध। क्लियर है? अरे बात समझे कि नहीं, है ना? चतुर्विध स्नेह प्लस अगध। अब सुनो ध्यान से, पंचमे शूद्र मधुक क्वात युक्त प्रदापित। अब पांचवें वेग में मधु मुलेटी को अगध में मिला के देना, और यही सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक। क्या है इधर देखो, पांचवें मधु प्लस मुलेठी से अगध पान। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आज तक सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, याद रख लेना। शूद्र मधु क्या, मधु मुलेठी पात के साथ अगध पान किसमें? पांचवें में। सुनो ध्यान से, छठे में बोल रहा अतिसार की चिकित्सा। अतिसार ही तो हो रहा था, प्रज्ञा प्रणाश अतिसार ही हो रहा था। सुनो आगे, सुनते रहना ध्यान से। और लिखा औपीड़क नस्य, मिला? याद करने दोनों आए हो क्वेश्चन। आगे देखो, मूर्धनी काकपद कृत्वा से असर्गवा पिशेत पिशतम सिपेतम। और साथ में तो फाइल निपटने वाली है। और मैंने अभी तुमको क्या समझाया था, साथ में पेशेंट क्यों मर रहा था? क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर पॉइजन का अमाउंट बढ़ रहा था, टॉक्सिटी बढ़ रही थी। क्लियर है? तो ब्रेन में जितनी टॉक्सिटी ब्लड जो है ले लेके आएगा, टॉक्सिन जितनी टॉक्सिटी उतने न्यूरॉन मरेंगे। इसने क्या किया, सिर में चीरा लगा दिया, वहां से ब्लड को निकालना चालू कर दिया, और उसके ऊपर मांस का गोला रख दिया। और वो चीरा किस आकार का लगाया? काकपद आकार। तो मूर्धनी काकपदम कृत्वा से असर्गवा पिशित, पिशितम शिपित, पिशित मतलब मांस। जब वो ब्लड वहां पर चीरा लगाया और जो ब्लड गिर रहा है उसके ऊपर मांस का गोला रख दिया। इसकी टीका कहती है कि ये मांस का गोला उस ब्लड में से पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। भले ही ये मांस का गोला पॉइजन को एब्जॉर्ब करे नहीं करे, लेकिन ये शिरावेदन जैसा काम तो हो गया। लोकल भी है, क्योंकि यही वाले एरिया की वेसल जो है उनमें टीयर करा इस। तो भले ही ब्लड की सप्लाई का कुछ अमाउंट ब्रेन टिश्यू को घट जाएगा, लेकिन साथ में पॉइजन का अमाउंट भी तो घटेगा। तो जहर से बेहोश रहने से अच्छा है कि ब्लड कम मिलने से बेहोश रहे। आयुर्वेद की थ्योरी इसमें अलग है। आयुर्वेद कहता है कि ये मांस का गोला उस रक्त में से विष को खींच लेता है। तो मूर्धनी काकपद जो चीरा है सिर के ऊपर, वो लगता है काकपद आकार का चीरा कब? सातवें वेग। अरे बात समझ में आई? चलो मैं वापस पूछता हूं, पहले में क्या करेंगे, दूसरे में, तीसरे में, तीसरे में तीन चीजें, अगध, नस्य, अंजन। चौथे में चतुर्विध स्नेह, अगध के साथ में चतुर्विध स्नेह। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है मधु मुलेटी अगध। छठे में अतिसार के समान प्लस औपीड़क नस्य। और सातवें में मूर्धनी पर काकपद आकार का चीरा। चलिए सबसे पहले तो गैस्ट्रिक लेवाजी करेंगे, वमन से शुरू होगा। अब जब आपके पास पेशेंट आएगा पॉइजनिंग का, आप वमन करवाओगे तो ठंडे पानी के छींटे तो देने देने, शीताम ऊपर से। अब मैं तुमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद कर रहा हूं, अब ध्यान सुनो। अगर अगध मधु मुलेटी के साथ दे रहे हैं तो 5, और अगध मधु घृत के साथ दे रहे हैं तो पहला। मधु मुलेटी 5वां है अगध के साथ, लेकिन मुलेटी की जगह घी दे दें तो पहले की जगह से। अब इसको याद ऐसे रखना कि मधु और घी के साथ दिया हुआ अगध प्रथम वेग में वमन करवाता है, और वमन होता है तब उसके मुंह पे छींटे। ऐसे याद करना कि प्रथम वेग में वमन था। प्रथम वेग में वमन किससे करा रहे हैं? मुलेठी फांट तो वैसे ही पिलाते हैं, लेकिन यहां मुलेठी नहीं है, यहां मधु घी और अगध से करवाते हैं। मुलेठी 5 वेग में। बात समझ पा रहे हैं? तो मधु, घृत और अगध। इससे भी ज्यादा इजीली याद रखना हो तो, अगर तुमने कभी सुना हो तो पता नहीं, अगर किसी को बिच्छू काट जाता है तो गांव में सीधा घी पिलाते हैं उसको। ततैया काट जाए, बहुत जहरीला कोई जीव जंतु काट जाए, सांप काट जाए, बोले घी पी ले। घी ठंडा है, और घी की जो फैट है वो पेट के अंदर गए हुए उस पॉइजनस सब्सटेंस के ऊपर एक कवरिंग बनाएगी, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन घट जाए। एक दूसरा, मधु उस डैमेज को हील करेगा, क्योंकि संददाती मधु संधान करता है। 2, इससे भी नहीं समझ आ रहा है, दूसरी काम, मधु और घी मिला के देते हैं तो वो जहर बन जाता है। इसने नहीं बोला ऐसा, तुम्हें याद कराने लिए। जहर जहर को काटता है, चरक कहते हैं प्रभाव से। तो जहर खा के आया, एंटीडोट के साथ जहर मिला के दे दिया, मतलब अगध प्लस मधु सल्फी।
किसी न किसी तरीके से तो याद करना है इसको। तो पहले में वमन करवाना है और साथ में अगध प्लस मधु सर भी करना है, मुंह पे छींटे मारने। दूसरे में वमन विरेचन, तीसरे में अगध विद अंजन नस्य, चौथे में चार स्नेह विद अगध, पांच में मधु मुलेठी अगध, छठे में अतिसार प्लस औपीड़क नस्य और सातवें में मूर्धनी काक पदाकार का चीरा लगा। चलिए अब ये वही लिख रखा है जो तुमने पढ़ा है। अब है एक इंपॉर्टेंट कोटेशन जहां से आया था क्वेश्चन BHU कि वेगांतर क्या होते हैं, उसकी परिभाषा तो ध्यान से सुनना, और वेगांतर में क्या करना चाहिए। कहता है कि वेगांतर जो काल होता है मतलब दो वेगों के बीच का, उनमें शीतल चिकित्सा करें, कर्माणि शीतलम, घृत और शोद्र मिला के दें, दिख रहा है ना, घृत और शोद्र मिला के दें। नीचे देखो क्या लिखा है, शिरीष का प्रयोग करें, विषनाशक शेष द्रव्य, सेलू श्लेष मातक बोलते हैं जिसको अपन लिसोड़ा कहते हैं, है ना, गूंदा बोलते हैं जिसको, वो है। तो ये श्लेष मातक लूता विषनाशक होता है। कौन श्लेष मातक अभी पढ़ेंगे इसी किताब में जब कल परसों क्लास। श्लेष मातक, ठीक है। ये सब इसमें देने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो एक योग दिया हुआ है जिसका नाम है अजेय घृत। अजेय मतलब जिसको कोई क्रॉस नहीं कर पाए, जिसको कोई जीत नहीं पाए, तो कैसा ही पॉइजन हो इसको नहीं क्रॉस कर पाए, मतलब समझो इसका, ये घी पिला दो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा उसका, और उसका एब्जॉर्प्शन को ये कर देगा स्लो, आप वोमिटिंग से विरेचन से जिससे भी आपको सुटेबल लगे वो कंडीशन अकॉर्डिंग बाहर निकाल। तो अजेय घृत रोगाधिकार है विष चिकित्सा का। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने तुमको पढ़ाया था पिछली क्लास में अजेय घृत अमृत घृत किसकी चिकित्सा में स्पेसिफिकली थे, ये अजेय घृत और अमृत घृत किस पर्टिकुलर ऑर्गन की रक्षा करते हैं शरीर में विषाक्तता होने। बोलो ऑनलाइन वालों, अजेय घृत अमृत घृत पिछली क्लास में पढ़ा था, किस पर्टिकुलर ऑर्गन की टॉक्सिटी पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट। हृदय, क्योंकि हृदय आवरण में उपयोगी थे अजेय घृत अमृत। तो ये अजेय घृत इसने यहाँ लिख रखा है, और इसकी एक प्रशस्ति है, सुनना। विषाणी अंति सर्वाणी शीघ्रम एवं अवजीतम क्वचित, जल्दी सारे विषयों का नाश करके उन्हें जीत लेता है, और इस घृत को कोई विष जीत नहीं पाया, इसलिए इसको। दूसरा ये भी कल मैंने आपको बताया था, दूसरी विषारी अगध, रोगाधिकार क्या था कल, दूसरी विषारी अगध। अरे बोलो यार, कल पढ़ाया था ना किसकी चिकित्सा में, बोल जाएंगे बच्चे, बोलो 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 जल्दी, कौन से विष की चिकित्सा, जल्दी जल्दी, दूसरी विषारी अगध। अरे कहाँ के गत का विष था, किस स्थानगत विष की चिकित्सा, याद है किसी को, दूसरी विषारी अगध कहाँ का, पक्वशक। और अनुपान क्या था, यस अनुपान था, ये उत्तराखंड 2015 क्वेश्चन है, दधी या मधु दोनों में से कोई एक। तो उत्तराखंड वाला दधी ऑप्शन दे रखा था, मधु नहीं था, दधी था, सर्पी था, और शीतल जल था, उष्ण जल, दधी चला, और बहुत ऑप्शन आ गया तो दोनों करेंगे, ठीक। दूसरी विषारी अगध, ध्यान से सुनना, लिखता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये वमन करवाता है, अदय शोधन करता है दूसरी विषारी अगध, ठीक है। नहीं सॉरी, दूसरी विषारी अगध का पूर्व कर्म है वमन कर्म, ऐसे नोट डालना है, दूसरी विषारतम सुस्विन्नम ऊर्ध्वम च अदच शोधम, ऐसे लिखो, दूसरी विषारी अगध का पूर्व कर्म वमन कर्म। अब सुनो ध्यान से, इसके अंदर कनक गैरिक लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अब इस पे बड़ी वो संभाषाएं हुई है,
अपन को सब नहीं जाना। कोई लोग कहते हैं सोना है, कोई कहते हैं ये कनक गैरिक, गैरिक का ही भेद है, मतलब कनक अलग है गैरिक अलग है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन वो आगे सॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरा देखो इसमें क्या लिखा है, शोध युक्त दो। तो अगर आपको मजबूरी में इसका एक ही आंसर करना पड़े, मतलब आपके दिमाग में ऐसा था ना सर इसके दो अनुपान है लेकिन एक करना हो तो ये मधु। वैसे तो मधु और दधि दोनों सही है, लेकिन इस श्लोक में ओनली शहद ही है, तो हो सकता है एग्जाम्पल यहां से बना रहा तो शोध कर देना, शोध युक्त दो। तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ नाम से ही दूषी विषारी है, मतलब दूषी विष के लिए काम का है, बाकी सारे विषयों पे ही काम करता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा दूषी विषारी का सिर्फ दूषी विष को नष्ट करता है, दूषी विष गर्भ विष को नष्ट करता है, सभी विषयों को नष्ट, सभी विषयों को नष्ट। क्लियर है? इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में जिनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि सारों के सारे दूसरे विष गर्भ विष से दूषित है, तो उनमें ये अच्छे रिजल्ट। चलिए, दूषी विष के उपद्रव की चिकित्सा। अब मतलब एक्सट्रीमली सीवियर केस है तो उस कंडीशन में क्या करें, कोई चिकित्सा नहीं है भाई, विषनाशक चिकित्सा ही चलेगी, बाकी कोई। नेक्स्ट, 1 वर्ष पुराना दूषी विष याप्य होता है। और एक बात लिखिए बाबू, अभी जो बोल रहा था, दूषी विष से सारे ग्रस्त हो, एक दिन ये असाध्य हो जाएगा अगर अहित सेवन नहीं रोका। क्यों, क्या लिखा है, दूषी विषम असाध्यम तू अहित सेवन। ऐसे ही अगर चलता रहा ना फास्ट फूड का मामला, तो फाइल निपट जाएगी एक दिन। ठीक, दूसरा चैप्टर हो गया अपना पूरा। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था और इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें टाइम लगना स्वाभाविक। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे कल, पैथो और रसशास्त्र के मॉड्यूल है वो भी पढ़ेंगे कल। अब आगे तो सांप वाप बचे, फिर तो कीट मूषिका और ये सब छोटे छोटे चैप्टर है, 10-10 मिनट। ठीक है, इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना और चरक चिकित्सा का 23वां जरूर पढ़ लेना, इसके साथ में पूरी अगत तंत्र कवर हो जाए। और मुझे याद दिलाना, सुश्रुत संहिता का कल्प स्थान एंड होते ही जो अपना 30 नंबर का मॉड्यूल है मॉडर्न वाला, वो 30 नंबर का मॉड्यूल जो हिस्ट्री वाला जिसमें बहुत सारे दिए हो ना, योग रत्नाकर और ये सब, उसमें अगत तंत्र भी है, तो उसके बाद में अगत तंत्र का जो पोर्शन है वो पढ़ना आपने। ठीक है, मॉडर्न वाला और आयुर्वेद वाला दोनों। तो जैसे ही कल्प स्थान पूरा हो जाए अपन उधर मॉड्यूल में चलेंगे हिस्ट्री वाले में, वहां से अगत तंत्र पढ़ें। ठीक है, जाओ।